दोस्तों, बच्चे पैदा करना एक सिंफुल एक्ट है, एक इमोरल एक्टिविटी है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। इस पे हम काफी बात भी करते हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नरेंद्र आए हैं। थैंक यू फॉर कमिंग नरेंद्र। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। और ऐसा क्यों मेरा सोचना है कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। ये सुनने में काफी स्ट्रांग और काफी अलग ओपिनियन लगता है लोगों को, पर ये क्यों आया, कहाँ से आया दिमाग में, और ये क्यों जरूरी है, ये सब आपके लिए समझना क्यों ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड हम बात करेंगे। तो नरेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए। तो आदित्य भाई, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो आज ना एंटीनेटलिज्म को समझाएंगे, पर मुझे लगता है हम पहले एक दो चीजें ना पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं। हुँ, अब उसमें से पहली चीज तो मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि जब हम एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारे कुछ बेसिक प्राइमरी टास्क है। टास्क नॉट इन द सेंस कि हमें वो मीनिंग दी हुई है लाइफ ने, पर क्योंकि हमारी ये सिविलाइजेशन है, हमें कुछ काम तो ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। भाई, हमें करप्शन नहीं करना चाहिए, हमें हुँ, किसी का रेप नहीं करना चाहिए, हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए। ये सारी जो मोरालिटी के स्पेक्ट्रम है ना, ये जानवरों पे अप्लाई नहीं होते। आप किसी जानवर को नहीं रोक सकते रेप करने से, या फिर आप उसे हुँ, इमोरल नहीं बता सकते, पर इंसानों को आप बता सकते हो। हुँ, तो सबसे पहले तो मैं ये स्टेब्लिश हम करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या क्या काम है जो हमें नहीं करने हैं, या कौन से ऐसे काम है जो हमें करने ही है, अगर ऐसे है तो कोई। और दूसरा एक चीज जो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एंटीनेटलिज्म को जब सुनते हैं तो बोलते हैं यार ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो ना वेस्टर्न मीडिया ने, हाँ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने तो फैलाया हुआ है, ये तो आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है यूथ को। तो इन दो चीजों को ना हम पहले क्लियर कर लेते हैं, जिससे हम आराम से एंटीनेटलिज्म पे जो बेसिक जो मुद्दे हैं उन पे बात कर हुँ, सकें। हुँ, हुँ। तो ठीक है। पहली चीज़ तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है। ये तो मैं बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था अपने ग्रेजुएशन के, उस टाइम ही मेरा ऐसा थॉट डेवलप हुआ होने लग गया था कि बच्चे पैदा करना गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। और वो थॉट इसलिए नहीं डेवलप हुआ था क्योंकि मैंने किसी वेस्टर्न फिलोसफर को पढ़ा था या कोई बुक पढ़ी थी, कोई किताब नहीं पढ़ी थी। इनफैक्ट मैं एंटीनेटलिज्म के बारे में जानता भी नहीं था। वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन फॉर्म हो रहा था, वो बन रहा था मेरे अंदर, आसपास की चीज़ों को देख के, लोगों को देख के, क्या घटनाएँ हो रही हैं उसको देख के, है ना? तो वो अपने आप बना है। तो इसी से ये चीज़ प्रूव होती है कि ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये तो मुझे बहुत बाद में, अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि ऐसा एंटीनेटलिज्म नाम की कोई फिलॉसफी है, जिसके बारे में वेस्ट में लोग बात करते हैं। ये मुझे बहुत अभी हाल ही में पता चला है। बट मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ बहुत पहले से, जब 2015-16 से मैं एक एंटी नेटलिस्ट हूँ। उस टाइम ये थॉट मेरा बन गया था। तो ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है भाई। थोड़ा सा ना, आपको देखो, पहली चीज तो कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, है ना? ये सिर्फ एक डिस्कशन है। कोई हथियार लेके या डंडा लेके आपके बेडरूम में नहीं आएगा। आप जो चाहे वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। मेरा पॉइंट ये होता है, या नरेंद्र जो वीडियो बनाते हैं, नरेंद्र जैसे लोगों का मुद्दा ये होता है, उनका पॉइंट ये होता है कि आप एटलीस्ट ये बात सुने और देख, उस पर विचार करें थोड़ा सा, बस हो गया। बाकी उसके बाद आप क्या करेंगे वो तो आपका ही डिसीजन होगा ना एट द एंड। उसमें कोई दो राह नहीं है, और वो कोई लीगल काम है भी नहीं। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप करिए, लेकिन आप इस बात को सुनिए। आप इसको शुरू से ही बिल्कुल नकार नहीं सकते। कुछ तो बात होगी ना जो हम इस पे बात कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा थॉट होगा ना, है ना? और इस बात को नकार देना, सुनना ही ना, यही अपने आप में एक और पॉइंट दे देता है एंटीनेटलिस्ट बनने का, क्योंकि मेरी बात को सुना ही नहीं जा रहा। कोई एक बच्चा इस दुनिया में आया है, उसको बिल्कुल ये सोसाइटी डिस्कार्ड कर दे रही है, उसकी भावनाओं को, उसके पेन पॉइंट को सुन ही नहीं रही। तो उसको आना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब, इस दुनिया में, है ना? तो आप तो एक और पॉइंट जनरेट कर रहे हो इस चीज को नकार के। तो प्रोपोगेंडा तो बिल्कुल नहीं है नरेंद्र। और मुझे ये भी लगता है कि प्रोपोगेंडा जो टर्म है ना, बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक टर्म है। अच्छा, अगर कोई कह भी रहा है कि ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है, प्रोपोगेंडा चल रहा है, अच्छा कौन कर रहा है? और जो ये करवा रहा है उसका बेसिकली इस चीज से फायदा क्या होगा कि कम बच्चे अगर इस दुनिया में होंगे? मतलब एक कैपिटलिस्टिक अगर आदमी है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो चाहेगा कि लोग बच्चे पैदा करें कि उसकी जो फर्म है वो आगे ग्रो करे। भाई, ज्यादा पॉपुलेशन मतलब उसको चीप लेबर मिलेगा, उसको ज्यादा लोग मिलेंगे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब कोई कह रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, तो बेसिकली उसका फायदा क्या हो रहा है इस चीज में? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है तो हर जगह देखने को मिल रही है, हमें वेस्ट में भी देखने को मिल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिल रही है, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली किसी का फायदा ही नहीं है। तो ये कहना कि ये प्रोपागेंडा है, ये बेसिकली आप बस आर्ग्यूमेंट से भागना चाह रहे हो। आप इस जब आप आर्ग्यूमेंट सुन रहे हो तो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा उसके अगेंस्ट बोलने को, तो प्रोपागेंडा तो ये हो ही नहीं सकता। और है भी तो आप बताओ ना कि कौन कर रहा है, क्या उसका फायदा है?
तो ये तो बेसिकली ये बात हो गई कि प्रोपेगेंडा ये नहीं है। अब हम इस पे बात करते हैं, पहले ये एस्टेब्लिश करते हैं कि अच्छा एज अ ह्यूमन हमारा काम क्या है। जैसे कुछ चीजें तो हम मानेंगे भाई, हमें रेप नहीं करना है, किसी का मर्डर नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है। हालांकि ये सारी चीजें हमारे हमारे समाज में हो रही हैं, हमें आए दिन देखने को खबर मिलती है इन चीजों की। हम हम डिसडेन भी करते हैं, हम ये भी हम मतलब इसको बुरा भी मानते हैं, पर फिर भी ये चीजें हो रही हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी मैं मोरल ग्राउंड्स अभी सेट करने वाला हूं, क्या आप उन पे खुद को रखते हो? क्योंकि अगर आप नहीं रखते हो, आप बोलते हो नहीं मेरा तो ये काम नहीं है, तो फिर आप बेसिकली हिपोक्रेट हो जाओगे। क्योंकि जब भी कोई कैपिटलिस्टिक आदमी आपको एक्सप्लॉइट करेगा, पॉलिटिशियन आपको जो एक्सप्लॉइट करते हैं, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं कर सकते आप। अब वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप किसी का भी बुरा नहीं करोगे किसी भी सेंस में। और जब आपको ये अवेयरनेस है कि मेरे इस इंटरेस्ट के लिए, मतलब मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें मेरा इंटरेस्ट है, पर इस आदमी का ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा, इसको सफरिंग पहुंचेगी, तब आप वो काम करने से खुद को रोकोगे। और ये आपका बेसिकली टास्क है, ये आपको करना ही चाहिए। क्योंकि आप ये नहीं करोगे तो आप हिपोक्रेट हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ और कोई करेगा, फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो सीधी सी बात है कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अब बहुत सारे ये अब बेसिकली नेगेटिव यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल होता है, इसमें डीप में नहीं जाते, मैं बस इतना ही समझाना चाहता था। अब बहुत लोग कहेंगे कि फिर तो हमारा ये भी काम हुआ कि हम लोगों का अच्छा करें। मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। क्योंकि आप हर जो भी आप बाहर जा रहे हो अपने घर के, आपको जो भी गरीब मिल रहा है, आप हर उस गरीब को दान करते हुए नहीं जा सकते। किसी का अच्छा करना है या नहीं, ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आप सबका अच्छा कर सके, आपको करना है, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है, अच्छा काम है। पर आपका फर्स्ट टास्क ये है कि आप किसी का बुरा तो एटलीस्ट ना करो। अब इस चीज को हम आगे जाके एंटी नेटलिज्म पे कनेक्ट करेंगे, पर पहले आदित्य भाई से पूछते हैं कि आप क्या मतलब इस जो मैंने मोरालिटी सेट की है कि यार इतना तो हमें बेसिक करना ही चाहिए, इससे आप कितना एग्री करते हो? हाँ, ये बहुत सही चीज है, क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ ना, मतलब इंडिया में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इंडिया में रहना ना बड़ा मुश्किल है मेरे जैसे इंसान के लिए। मतलब एक ऐसा इंसान जो मेरे जैसा जैसी सोच रखता है, मेरे जैसा मैं सेंसिटिव हूँ काफी चीजों को लेके। सेंसिटिव बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कमजोर से मत लगा लेना। सेंसिटिव का मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखता हूँ, मेरे लिए बहुत छोटी चीजें मायने रखती हैं। किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी को, मैं अगर बाइक या स्कूटी चला रहा हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि सामने किसी को परेशानी हो सकती है, तो मैं रोक देता हूँ। मतलब मैं जल्दी में उसको रश नहीं करता कभी भी, क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत मायने रखती है कि किसी को पेन ना हो, किसी को सफरिंग ना हो, है ना। मैं दुखी हो जाता हूँ अंदर से जब मैं ऐसे देखता हूँ सामने। तो ये हमारे समाज में ना ये चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े ब्रेनलेस टाइप के लोग हैं, ब्रेन डेड टाइप के लोग हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर, है ना। इग्नोरेंस में जी रहे हैं, वो कंप्लीट इग्नोरेंस में। वो जो कर रहे हैं उनके एक्ट की वजह से क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं, क्या सफरिंग क्रिएट हो रही है, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, है ना। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या सफरिंग की है, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन सफरिंग क्रिएट होती है। और आप देखोगे कि हमारा धर्म, हमारा समाज, जो हमारा कल्चर है बेसिकली, वो हमें बोलता है कि तुम ये दान कर दो, ये कर दो। इससे एक लोग, इंसान अपने आप को सेटिस्फेक्शन देता है। बेसिकली वो दान वान करने से कुछ होता नहीं है, आप किसी की हेल्प कर नहीं सकते, ये झूठ है। बाहर कोई भिखारी है या कोई गरीब है, आपने जाके उसे 10,000 रुपए दे दिए, कुछ खाना दे दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, जो लोग खाना बांटते हैं जाके। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। ये, मैं इस चीज को हेल्प नहीं मानता, और इस चीज से आप कोई सफरिंग कम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बट हाँ, अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान करता इसलिए है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। मतलब मैं अगर जाके डोनेट कर रहा हूँ ना, तो वो करके मुझे अच्छा फील हो रहा है ना। तो वो मेरा मेरा सेल्फिश एक्ट है। पता नहीं इस बात को कितने लोग समझेंगे, क्योंकि कोई यहाँ पे सुपरस्टार, कोई यहाँ पे दानी, कोई यहाँ पे ग्रेट आत्मा नहीं है। मैंने हम्म। है भी तो होंगे भी तो बहुत रेयर रहे होंगे कहीं। बट जो हमें आसपास कॉमन लोग दिखते हैं, वो सब अपने मतलब के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखो एटलीस्ट, कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, है ना। आपके किसी एक्ट की वजह से कोई परेशान ना हो, आपके किसी एक्ट की वजह से किसी का जीवन ना खराब हो जाए। इतना अवेयर तो रह सकता है हर इंसान, इतना अवेयर रहना भी चाहिए। ये बड़ी बेसिक सी चीज है, जो इंडियंस में मिसिंग लगती है मुझे, नहीं है इंडिया के लोगों में। जैसे आप देखोगे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हम अभी एंटी नेटलिज्म पे बात कर रहे हैं ना,
तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत नया है ना? जब मैं आज से 7-8 साल पहले ये बात किया करता था अपने क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो मैं ऐसे ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बोलता था कि यार तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए? अगर कोई प्लान कर रहा होता था बेबी, तो मेरे मुँह से निकल जाता था वहाँ कि यार मत करो ना, क्यों ही करना है? तुम दोनों जो है रहो, एन्जॉय करो आपस में। तो वो लोग ना मेरे को बड़ा ऐसे घृणा वाली नज़रों से देखने लगते थे, मज़ाक उड़ाने वाली, मतलब बिल्कुल उनके अंदर करुणा नहीं दिखती मुझे देखे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। चलो मुझे भी छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैंने जो बात कही है उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे अंदर से आ रही है कोई चीज। और एक ऐसा समाज जो अपनी चीजों को ही दुनिया का अंतिम सत्य मानता हो, दूसरे थॉट्स के लिए, दूसरे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटीनेटलिस्ट बन जाओ जाके मेरे बोलने पे, बट एटलीस्ट सुनो तो, एक्नॉलेज तो करो, कुछ तो कहीं से वो चीज आती है। पहली बात, हो सकता है कोई कूल बनने के लिए बोलता हो कि भाई मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, ऐसा हो सकता है, मैं वीगन हूँ, कूल बनने के लिए सुनने में अच्छा लग रहा है। बट एक इंसान जो बार बार बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, गली मोहल्ले में बोल रहा है, जिससे मिल रहा है उससे बोल रहा है, वो कूल बनने के लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई, वो उसके अंदर से आ रहा है, वो कुछ तो बताना चाह रहा है। तो एटलीस्ट बातचीत का स्कोप होना चाहिए समाज में, है ना? वो बातचीत का स्कोप नहीं दिखता है मुझे। लोगों ने अपनी अपनी एक विचारधारा बना रखी है, अपने अपने एक इको चैम्बर बना रखे हैं, उसी को सत्य मानते हैं, और उसी के अलावा कोई बातचीत होती है तो बिल्कुल नकार देते हैं। तो ऐसी दुनिया में बच्चे लाना, तो ये तो और भी बड़ा गलत चीज मानूंगा मैं। मतलब यहाँ पे तुम एक ऐसे बच्चे को लेके आ रहे हो जिसके ऊपर तुम अपनी ही चीजें थोपने वाले हो। 1% अगर वो थोड़ा इधर उधर निकल गया तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि उसको ना एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, ना उसकी बात को समझा जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो मतलब एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में जा सकता है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक अवेयर इंसान, अवेयर मतलब इग्नोरेंस में ना जियो, एटलीस्ट आप देखो हो क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश करो, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करो। आप एटलीस्ट बनो मत ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप बन ही जाओगे। एटलीस्ट उस बंदे को तो समझो वो क्या बोल रहा है, कुछ भी। इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटी नेटलिज्म। कोई भी चीज, अगर कोई बच्चा आके बोलता है कि मेरे को नई जॉब करनी है ना, बड़े दुख में पीड़ा में बोल रहा है कि मुझे नहीं करनी है, मैंने 6 महीने गया, मेरे को तो मेरी तो बैंड बज गई, तो उसे नहीं करनी है, वो नहीं, उसको मजा आ रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, वो दिन रात टेंशन में है, उसका बीपी हाई हो रहा है, तो उसके वो हेल्थ खराब हो रही है। तो तुम्हें अपने इग्नोरेंस को छोड़ के समझना पड़ेगा कि भाई सच में उसे प्रॉब्लम हो रही है। तुम उसे फालतू का मोटिवेशन नहीं दे सकते कि नहीं नहीं ऐसे तो करना ही होता है, ऐसे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं, ये सही चीज नहीं है। तो मुझे यही लगता है नरेंद्र कि हमें अवेयर रहना चाहिए, उसी से सफरिंग कम होगी। अभी ना मुझे याद आया है कि मैंने अब वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में। मेरा एक दोस्त था, तो वो फादर बनता है नया नया, तो मुझे कॉल करता है, तो बड़ा एक्साइटेड था, उसे लगा मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उसे। पर मैंने उसको बताया कि यार मैं इन सब चीजों को तो पहली बात गलत मानता हूँ, और मैंने हाँ उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो 4-5 दिन हमारा डिस्कशन वगैरह हुआ, उसके बाद बेसिकली वो अलाइन करने लग गया खुद को इस फिलॉसफी के साथ। उसको लगने लगा हाँ बात तो ठीक है, और अब तो वो पूरी तरह से एंटीनेटलिस्ट है। अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो लोग जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं वो भी एंटीनेटलिस्ट हो सकते हैं। हो हाँ सकता है आपको ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली हो। तो वो अ, अब उसका एक ही बच्चा है और वो दोबारा बच्चे पैदा नहीं करेगा। तो मैं इस चीज को एज अ पार्शियल सक्सेस भी नहीं लेता, मैं तो इसको एज अ सक्सेस लेता हूँ कि एटलीस्ट आई कुड सेव वन लाइफ। हो सकता है वो 2 या 3 बच्चे पैदा करता और अब वो एक ही बच्चे पे रुक गया है, तो ये भी एक सक्सेस है। तो अगर हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कोई बच्चा या कोई भी लड़का, कोई यूथ, कोई इंसान अवेयर कर रहा है, उसकी बात को अगर सुना जा रहा है, और सिर्फ सुनने सुनने की बात नहीं कर रहा मैं कि आप मतलब आप वॉलेंटरीली, हाँ आप चाह रहे हो कि उसकी बात को आप समझ पाओ, तो मुझे लगता है बदलाव इससे ही आता है। पर हमारा समाज, और बेसिकली मैं उस समाज की बात कर रहा हूँ जिसमें हम रहते हैं, ना ही मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं वो हाई क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में इस चीज की सेंसिटिविटी बहुत कम है कि उस बच्चे को सुना जाए कि वो कह रहा क्या है। हमारा समाज बस नकार देता है उनकी बातों को, अरे ये तो कितना ज्यादा रेडिकल थॉट है, चलो इसको नकार दो। तो ये बहुत होता है हमारे समाज में, मैंने देखा है। यस। और एक चीज और है नरेंद्र की, एक ना जो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बच्चे पैदा करना एक अच्छा काम है। पता नहीं ये लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि ये चला आ रहा है और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है ऑब्वियसली। तो नेचर भी चाहती है कि हम रिप्रोड्यूस करें और आगे चीज सब चलता रहे। तो ये हमारे अंदर बायोलॉजिकल भी फीडेड है, और वो अर्ज है हमारे अंदर कि हम अपने जैसा एक और रेप्लिका, एक और कॉपी बनाएं, है ना? वो जो चार्ल्स डार्विन की सॉरी, रिचर्ड डॉकिंस की एक बुक है, द सेल्फिश जीन।
उसमें रिचर्ड डॉकिन ने यही कहा है कि भाई हमारा बॉडी चाहता है एक और बॉडी बनाना, ये एक हमारे अंदर का मैकेनिज्म ही है। हर कोई एक पेड़ चाहता है दूसरा पेड़ बनाना, एक हर जीव कॉपी करता रहता है, तो वो है। लेकिन अभी यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि लोग इसे एसोसिएट करते हैं खुशी के साथ, कि भाई बच्चे पैदा होंगे तो हम खुश होंगे, खुशियां आती हैं घर में, है ना, हैप्पी माहौल होता है। बट ऐसा होता नहीं है, और ये लोगों को भी पता है, ये लोगों को भी पता है। पर पता नहीं क्यों लोग इस चीज को समझते नहीं है, या समझना ही नहीं चाहते, या शायद ये हमारी बायोलॉजिकल चीज है जो उन्हें ये समझने से रोक रही है ना, कि भाई ये समझ जाएंगे तो फिर तो रिप्रोडक्शन ही रोक देंगे, तो फिर तो ये तो नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा बताओ नरेंद्र कि लोगों को क्यों लगता है कि बच्चे पैदा करना एक खुशी वाली बात है ना, कि जब हम ऑफिस से थके हारे आएंगे, इस पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, पहले तुम बता दो, तो उसका चेहरा देख के हम खुश हो जाए। ये बड़ा ही फालतू और वाहियात डायलॉग लगता है जो हर कोई देता है मुझे। तो बताओ तुम्हें क्यों लगता है लोगों को कि खुशी आती है? तो आदित्य में एक चीज ना पीछे हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं। दरअसल ऐसा हमेशा से नहीं होता है, ना ही जो भी आइडियोलॉजी होती है जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, ये समझो कि ये ना सरवाइव करके यहां तक पहुंची है। खुद सोचो कि आज से 10,000 20,000 साल पहले की जो सभ्यताएं होंगी, छोटी मोटी जो ग्रुप्स होते थे, जो लोग होते थे, उनमें से काफी लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए होंगे, या जिनका आइडियोलॉजी होगा कि हमको ये जिंदगी इतनी बढ़िया नहीं लगती तो इसमें किसी को लाना ठीक नहीं है। ऑल्दो हमारा जो कॉग्निटिव लेवल है वो उतना ज्यादा नहीं होगा 10-20 हजार साल पहले, पर फिर भी ऐसी आइडियोलॉजी रही होंगी, नो डाउट। आज से 5,000 साल पहले भी रही होंगी। अब खुद इमेजिन करो कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, जिन लोगों ने सोचा होगा कि हमें हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं, दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है। बेसिकली उनकी जनरेशन खत्म हो गई, उन्होंने वो आइडियोलॉजी हाँ। पास ऑन ही नहीं की। ये आज के टाइम पे हमारे पास प्रिविलेज है कि हम उस इंसान की किताब पढ़ सकते हैं जिसने कभी बच्चे पैदा नहीं किए थे, और उसकी आइडियोलॉजी हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पर 5,000 6,000 साल पहले कोई कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई लिखता नहीं था, कोई बोल का जरिया नहीं था। तो वो जो आइडियोलॉजीज थी, वो हमेशा से एग्जिस्ट करी है समाज में, पर ये है कि वो सरवाइव नहीं कर पाई। सरवाइव सिर्फ उन्हीं लोगों ने किया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सीधी सी बात है, जिन्होंने बच्चे पैदा किए उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी अपने बच्चों को दी, और ऐसे जनरेशन पास होने हुई। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है। हाँ, इस समाज में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, क्योंकि एवोल्यूशन और सर्वाइवरशिप बायस इसको प्रायोरिटाइज करता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद ना मैं एक एक कनेक्शन बिठाना, पर पहले आप अपना एग्जाम्पल बता दो, मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा उसको कनेक्शन को बनाना। हाँ, वो एग्जाम्पल बेसिकली बड़ा वैसे ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। इसमें मेरे मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उनसे कभी मेरी पहले बातचीत होती थी तो वो ये चीज बोला करते थे इस सपोर्ट में कि बच्चे क्यों जरूरी है, कि जब भी हम ऑफिस से थके हारे आते हैं तो उनका चेहरा देख के बड़ा अच्छा फील होता है ना, थकान मिट जाती है। तो फिर मैं उनसे ही पूछता था कि तुम्हें थकान हो क्यों रही है, तुमने क्या कभी ये क्वेश्चन किया? और उस थकान को मिटाने के लिए एक बच्चे की जरूरत पड़ी क्यों रही है? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि क्या हो अगर ये थकान ही ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ये थकान, ये निराशा आए ही ना दिमाग में? नहीं, ये नहीं हो सकता, निराशा तो आएगी ही आएगी। उनका जवाब ये होता है, जीवन है तो निराशा तो आएगी। तो जब जीवन है, निराशा आएगी, तो तुम एक और बच्चे को क्यों लेके आ रहे हो? ये तो तुम्हारा सेल्फिश एक्ट है, तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। तुम एज अ माँ बाप एक महान इंसान नहीं हो, तुम तो हैवान हो, तुम तो दानव हो। तुम्हें पता है निराशा आएगी, दुख आएगा, इस जीवन में दुख है, ये जानने के बावजूद तुमने एक बच्चा पैदा कर दिया। तो तुम महान तब कहलाओगे जब तुम नहीं करो बच्चे पैदा। तुम ये बोल दो कि नहीं, मुझे पता चल गया है यहाँ सब दुख है, और शाम को मुझे ऐसा चीजों की जरूरत पड़ रही है जो मेरी निराशा को हटा पाए, तो मैं एक और इंसान के साथ ऐसी सेम चीज रिपीट हो वो नहीं होने दूंगा। ये एक महान एक्ट, मतलब ठीक है महान ये भी नहीं है, पर ये एक बोला जा सकता है कि हाँ, ये तुमने कुछ तो सॉलिड किया है अपनी लाइफ में, तुमने एक दुख को रोका है ना। तो बस यही एग्जांपल दे रहा था मैं। तुम फिर बताओ क्या कह रहे थे? इसमें आदित्य पहली बात तो ये कि उनसे सवाल ये हमें पूछना चाहिए कि क्या बच्चे मतलब तुम इसलिए पैदा कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म है, कि भाई जब तुम थक हार के आओगे तो वो तुम्हें खुशी देंगे। हाँ। तो ये हाँ, तो इसलिए पहली बात करते है, हैं कितना लोग। सेल्फिश काम है कि तुम बच्चा पैदा इसलिए कर रहे हो कि तुम आके उसको देखो और फिर खुशी महसूस करो। और दूसरा सवाल मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि अच्छा ठीक है, तुम डेली ऑफिस से आओगे, तुम अपने बच्चे को देखोगे, तुम्हें खुशी होगी, पर क्या तुम्हें दुख नहीं होगा जब उस बच्चे को कोई डिजीज होगी, या उस बच्चे को कोई क्रॉनिक पेन निकल के आ गया, जब उसको बहुत ज्यादा दुख महसूस, तब तुम्हें दुख नहीं होगा? तो तुम क्यों सिर्फ पॉजिटिव चीजें काउंट कर रही हो फ्यूचर में? हालांकि ये हमारा बायस होता है इंसानों का कि हम फ्यूचर में हमेशा होप, पॉजिटिव चीजें देखते हैं। जैसे हम अगर इग्नोरेंस, प्लान मैं भी कर इसको रहे हैं तो हम इग्नोरेंस बोलता हूँ नरेंद्र, इसको मैं बेसिकली इग्नोरेंस यस, बोलता हूँ, कंप्लीट इग्नोरेंस। जैसे हम हमारा हमारी ना ये आदत होती है, बहुत जरूरी है सरवाइव के लिए,
कि जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार मैं ना शिमला घूमने जाऊंगा, वहां पे मैं पैराग्लाइडिंग करूंगा, वहां पे मैं नदी में तैरूंगा। तो हम ना हमेशा पॉजिटिव चीजों को काउंट में लेते हैं फ्यूचर में। पर मैं ये नहीं सोचूंगा कभी भी कि मेरा फोन भी तो खो सकता है, क्या पता मैं वहां पे जब स्विमिंग कर रहा हूँ तो मेरे को इंजरी भी हो सकती है, या मैं वहां पे मेरे को लूटा जा सकता है। हम कभी भी नेगेटिव चीजों को काउंट में नहीं लेते जब हम फ्यूचर देख रहे होते हैं। तो यही बायस में जी रहे हैं लोग कि भाई बच्चे को देखेंगे फिर हमारा जो है पूरा थकान उतर जाएगी, हमें खुशी महसूस होगी। ये कितनी मतलब तुम स्वाद से इतने भरे हुए हो। और एक जो आपने बात कही कि तुम मतलब तुम्हारा काम ये होना चाहिए क्या था कि तुम किसी के दुखों को कम करो, अगर तुम्हें महान ही बनना है तो तुमको ये बात तो अच्छे से अवेयर थे कि भाई जिंदगी में दुख होता है, तुमने खुद ही अभी मेंशन किया कि दुख तो आएगा जिंदगी में। तो बजाय तुम बच्चे को पैदा करने के तुम ये भी कर सकते थे कि या तुम किसी को अडॉप्ट करके किसी को और बेहतर जिंदगी दो, कि किसी के दुखों को तुम कम ही कर रहे हो खुद बच्चे पैदा करने से अच्छा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये आपका टास्क है कि आपको ये करना ही है बच्चे अडॉप्ट करके, पर आप अगर ये बात ही करते हो महानता की तो आपको तो फिर ये तरीका अपनाना चाहिए था बजाय खुद के बच्चे पैदा करने के। तो इनकी ना हिपोक्रेसी बहुत साफ साफ दिखाई देती है इनके इनकी बातों में, और साफ साफ देखने को मिलता है इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ लो ना तो इनका सारा बिलीफ, इनका सारे लॉजिक सब गिर जाते हैं ना। और ये शायद जाना ही नहीं चाहते उस क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछो तो वो उसका आंसर देने की बजाय वो टॉपिक बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे करके और ये निकल जाते हैं। तो इस वाली बात से ना एक मेरे को याद आया कि एक चीज याद आई, उस पर तुम्हारा ओपिनियन लेना था मुझे। कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि ये जीवन दुख है ना। जो बुद्धा ने अपने जो 4 आर्य सत्य दिए हैं ना, उसमें पहला जो है ना सर्वम दुखम, सब कुछ सफरिंग है इस दुनिया में, खुशी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मेरा भी पर्सनली ऐसा ही मानना है कि हालांकि बुद्ध ने उसके निवारण और उसको कैसे किया जाए उन सब की भी बात की है, क्योंकि इस पे बहुत लोग, जब मैं ऐसी बातें करता हूँ ना, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार तू तो बड़ा नेगेटिव बंदा है, नकारात्मक बातें करता है। दुख है तो बुद्ध ने निवारण की भी तो बात की है, हाँ की है। मैं वो जानता हूँ कि है उन्होंने निवारण की बात, लेकिन मेरे बोलने का पॉइंट क्या है कि सारा कुछ दुख है, सुख नाम की कोई चीज नहीं होती। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सुख कुछ नहीं होता इस जीवन में। जिस सुख को हम सुख कहते हैं ना, कि आप, मुझे पता है आप लोग 10 सुख गिनवा दोगे, ये तो सुख है, ये तो सुख है, वो सुख नहीं है। वो भी एक मल्टी फोल्डेड दुख ही है ना। वो जिसको आप सुख कह रहे हो ना, वो भी एक दुख ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सपोज मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे परिवार में गरीबी है ना, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करे जा रहा हूँ। तो अभी क्या है, मेरे लाइफ में दुख है। और जब मेरा एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम लग जाएगी, तो इसको आप बोलोगे अरे खुशी भी तो आई, एग्जाम निकल गई, जॉब लग गई, एग्जाम निकल गया। तो जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो जॉब लगने के बाद आपको अब आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, है ना, कि अब घर ले लेते हैं, अब शादी कर लेते हैं, है ना। फिर जॉब नहीं मिल रही, ये दुख तो आपका खत्म हो गया। लेकिन जॉब मिल जाने के बाद और दुख आते हैं। कैसे दुख? कि यार घर लेना है, उससे अच्छा घर लेना है। वो एक एंजाइटी क्रिएट करती है आपके अंदर कि अच्छा अभी थोड़ा सा इतना पैसा तो है, लोन ले लेता हूँ, कैसे भी करके उससे बढ़िया घर बनाना है, उससे ये क्या है, ये भी तो दुख ही दे रहा है ना आपको। तो सुख कहाँ गया जिस सुख की आप बात कर रहे हो? फिर जब आप घर ले लोगे तो क्या ये वहां रुक जाएगा? ये चीज नहीं रुकेगी वहां। फिर आप सोचोगे कि अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता हूँ। आप अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओगे, हो सकता है आपके बच्चे में कुछ दिक्कत निकल आए, या आपका बच्चा किसी गलत संगति में पड़ जाए, नशा करने लगे, फिर दुख होगा। वो जो जॉब मिलने की खुशी थी आपकी, वो तो बड़ी क्षण भंगुर थी, वो तो 2 सेकंड में चली गई। उसके साथ कितने दुख आ रहे हैं ये आप सोच रहे हो? अब आप सोचो, आप जॉब में आए ही ना होते, अपने वहीं से यूटर्न मारा होता, तो जॉब मिलने के बाद जो वो दुख आए हैं, वो तो दुख सारे आप नेग्लेक्ट कर देते पहले ही। शायद मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ, बट इस चीज को और भी अच्छे से समझा जा सकता है अलग एग्जाम्पल के हम्म, साथ। जैसे समझ गया, यूपीएससी नहीं करते अच्छा हैं, एग्जाम्पल है था। ना। हाँ, तो मतलब जिस चीज को हम सुख कहते हैं ना, जैसे गाड़ी ले लेने का सुख, हम्म, अगर मान लो मेरा सपना है कि मैं 50 लाख की गाड़ी लूं, 60 लाख की, तो मैंने ले लिया, मुझे बड़ा मजा आएगा। अब लोग बोलेंगे देखो खुशी आई, तो खुशी तो है लाइफ में, वो खुशी नहीं है, वो दुख है। वो फोल्डेड दुख है, जो खुशियों के साथ फोल्ड होके आ रही है। अब आप वो गाड़ी लेके जब जाओगे, और अगर किसी ने कह दिया आपके ऑफिस में, आपके काम पे, अरे ये वाली ले ली क्या तूने यार, ये इसमें उतना मजा नहीं है, आपकी खुशी झरझरा के नीचे गिर जाएगी सारी 1 सेकंड में। और फिर आप लगोगे उसे प्रूफ करने में कि भाई नहीं यही अच्छा है। आप उसे प्रूफ करना मतलब की कोशिश करोगे आप, और आप अंदर से एक दुख का अनुभव करोगे, एक अशांति, एक बेचैनी का अनुभव करोगे। तो यही रीजन है, मैं कहता हूँ इस जीवन में सिर्फ दुख है। हमारे बहुत सारे ऋषियों ने कहा है कि बैतरनी नदी, हमारे पुराणों में लिखा है, बैतरनी नदी का मतलब होता है एक ऐसी नदी जिसमें मांस, खून और हड्डियां बहती हैं,
तो मरने के बाद जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं उनको यमदूत उस नदी में से घसीटते हुए लेके जाते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उनको नाव पे बिठा के ले जाया जाता है। बेसिकली ये मतलब होता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से। तो हमारे बहुत सारे ऋषियों ने पता है क्या बोला है नरेन, कि बैतरनी नदी कुछ और नहीं, ये शरीर ही है। इसी शरीर हाँ। में तो मांस हड्डी और खून बह रहा है, और हम इस नदी के अंदर फंसे हुए हैं, और हमें इसी से पार निकलना है। बैतरनी से पार निकलने की बड़ी बातें हुई हैं हमारे भारतीय दर्शन में। तो बैतरनी नदी कुछ और नहीं है, कुछ और होगा नहीं, कोई यमदूत नहीं आएगा, यही है बैतरनी नदी, इसी से पार निकलना है। तो हमारा भारतीय दर्शन सिर्फ बुद्धा नहीं, बुद्धा के अलावा एक सांख्य दर्शन भी है जो षट दर्शन में आता है, उसने दुख के ऊपर बातें की हैं, भर भर के दुख पे बातें हुई हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, ये जीवन दुखमय है, बहुत ज्यादा दुख है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जीवन दुखमय है, तो ये कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पड़ा रहता हूँ शराब पी के कहीं कोने में, ऐसा नहीं है। मैं शराब पीता ही नहीं हूँ, है ना। मैं अपने लाइफ में बहुत इंजॉय भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करता हूँ। तो इसको ना आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस पे नरेंद्र मुझे तुम्हारा टेक जानना है, ये दुख और सुख वाले कॉन्सेप्ट पे, इस पे तुम क्या सोचते हो? मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, पर मैं कहता हूं कि सुख है जिंदगी में, जैसे दुख है तो सुख भी है। पर जैसे हमने इंसानों ने सुखों को इंटरप्रेट किया है, या जैसे हमारे पास ये आइडिया पहुंचता है कि सुख क्या है, उसका आइडिया ना मुझे बहुत ही डिस्टॉर्टेड लगता है। मुझे लगता है लोग समझते नहीं है। मैं बताता हूँ। समझ इमेजिन करो खुद को एक रेगिस्तान में चलते हुए। अब तुम काफी किलोमीटर्स तक चल रहे हो, तुम प्यासे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बहुत सारा तुम चले हो, बहुत थक चुके हो। अब तुम्हें बहुत ही अच्छे टेम्परेचर का, बहुत जो सही टेम्परेचर का पानी होता है वो तुम्हें पिलाया जाता है, और तुम्हें बहुत खुशी महसूस होगी। बहुत खुशी तो नहीं, बट प्लेजर महसूस होगा जब तुम उस पानी को पियोगे। आप महसूस कर सकते हो गर्मियों में, और तुम चल रहे हो इतने किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वो गिलास में, जो गिलास का जो पानी था, उसमें जो टेम्परेचर था, उसमें कोई प्लेजर था इनहेरेंटली? क्योंकि सर्दियों में तुम्हें वो पिलाया जाता, घर पे तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हें कोई प्लेजर नहीं मिलता। तुम्हें वो प्लेजर क्यों मिला? क्योंकि तुम सफर करते हुए आ रहे हो रेगिस्तान में बहुत टाइम तक। तो हुआ क्या? तुम सफर कर रहे थे, रेगिस्तान में चले जा रहे हो, गर्मी है, पसीने में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब भाई तुम्हारी बॉडी मांग रही है पानी। जब तुम पानी देते हो, तुम्हें प्लेजर महसूस हुआ। तो तुम्हारा जो दुख है ना, वो थोड़ी देर के लिए हटा है। वो दुख से तुम्हें थोड़ी देर के लिए निजात मिली है, उसको तुम प्लेजर कह रहे हो। क्योंकि अगर तुम और 10 किलोमीटर चलोगे, तुम्हें ये सेम दुख महसूस हो रहा होगा। सेम तुम्हें प्यास लग रही होगी, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, तुम्हें तुम्हारा गला सूख रहा होगा। ये सेम चीज अप्लाई होती है हर चीज पे। आप सेक्सुअल प्लेजर की बात कर लो, आप हमेशा डिप्राइव्ड हो, पर आपको जब आप इंटरकॉर्स कर रहे हो, तो आपको वो खुशी महसूस हो रही है। आप हमेशा वंचित हो अच्छे खाने से, जो बहुत टेस्टी है। और जैसे ही आपको वो खाना मिलता है, आपकी वो डेप्रीवेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए हटती है, और आप उसको प्लेजर कह देते हो। तो प्लेजर है जिंदगी में, नो डाउट। पर प्लेजर की जो तुम बात करते हो, उसकी औकात बहुत छोटी है। और तुम जो प्लेजर को सीख कर रहे हो फ्यूचर में, बेसिकली वो कहीं नहीं है। तुमको थोड़ी देर प्लेजर मिलेगा, उसके बाद तुम अडॉप्ट कर जाएगा, उससे तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, बस, फिर कुछ नहीं है। हेडोनिक एडेप्टेशन बोलते हैं इसको साइकोलॉजी की टर्म में, कि हमको जैसे ही मिलता है, हमको खुशियां मिलती हैं, बॉडी अडेप्ट कर जाती है, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। ये लाइफ जो है कांस्टेंट चेज चला हुआ है। तो इसको मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूं, जो मैंने फर्स्ट में बात की थी, कि जब भी हम कहते हैं कि बच्चे पैदा मत करो, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने स्टेब्लिश कर चुके हैं कि भाई किसी का भी बुरा नहीं करना है, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का अच्छा करना है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, करो तो, अगर कर पाओ तो। तो जब तुम बच्चे पैदा करते हो, तो जैसे वो इस दुनिया में आते हैं, इस जीवन में आते हैं, वो तुम एक्सपोज करते हो उनको बहुत सारे दुखों से। और दुखों की मैं एंडलेस काउंट, कुछ भी बता सकता हूं मैं। वॉर हो सकती है, उनको डिजीज निकल के आ सकती है, हो सकता है तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही उसको कुछ ना कुछ क्रॉनिक इलनेस आ जाए, पूरी जिंदगी वो सफर करेगा। कुछ ना कुछ उसको उसका लिम्प नहीं है, हो सकता है उसको आगे जाके, और पता नहीं बुढ़ापा, ये सब तो तुम्हें पता ही है। किसको नहीं पता है जिंदगी के कष्टों के बारे में भाई? रेट रेस में भागना पड़ेगा। आजकल पॉपुलेशन देखो तुम कितनी ज्यादा है, पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, एग्जाम, नीट के एग्जाम, इसके एग्जाम सारे लीक हो रहे हैं। तो दुनिया की तुम्हें सब पता है, तुम्हें खबर है, पर फिर भी तुम बच्चे उसको एक्सपोज कर रहे हो बेसिकली। तो तुम उसको एक्सपोज ना करके उसका कोई बुरा तो नहीं कर रहे। जैसे तुमने अपने तीसरे बच्चे का, चौथे बच्चे का, पांचवें बच्चे का बुरा नहीं किया ना, या तुम मानते हो कि तुमने बुरा किया? तो जैसे तुमने अपने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सो ऑन बच्चों का बुरा नहीं किया, वैसे ही तुम अपने पहले और दूसरे बच्चे का भी कुछ बुरा नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं कि तुम अच्छा करना चाहते हो किसी का।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम महान हो, तो उसके लिए तो एंडलेस ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम मदद करो, जो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी मदद करो, कुछ अपना पैसा देकर। भाई कितना पैसा इन्वेस्ट करते तुम अगर तुम बच्चे पैदा करते तो बेसिकली एक डेटा, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, अराउंड 45 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक बच्चे को अडल्ट बनाने में, 18 साल का बनाने में, उसकी एजुकेशन, उसके हेल्थ केयर, उसकी लाइफस्टाइल, उसके मेडिकल पे। तो आप कितना सारा, कितनी कितने लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते थे। डिसेबल्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत केयर की जरूरत है। अगर आप सही में खुद को मानते हो कि आप वो केयर दे सकते हो, तो आपको तो ये तरीके अपनाने चाहिए थे। जबकि आपने ढूंढा अपना ही वंश बढ़ाने का तरीका, अपना ही ईगो आगे बढ़ाने का तरीका। तो आप खुद को अगर महान कहते हो इस तरीके से, हालांकि आपको गवर्नमेंट देती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, आप 10 बच्चे भी पैदा कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। इनफैक्ट लोग कर रहे हैं, 10 लड़कियां पैदा कर रहे हैं, फिर उनका 11वां लड़का हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं उनकी 20 लड़कियां भी होती तो वो 21वां बच्चा पैदा कर देते। तो ऐसे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पर याद रखिए कि आप पहली बात तो एक गलत कर रहे हैं दूसरे के साथ, ऊपर से कोई महान काम नहीं है। हर कोई, ये हर एक जानवर का इंस्टिंक्ट होता है, हमारे अंदर जो है, हर जानवर पैदा कर रहे हैं बच्चे। तो यही आदित्य भाई। राइट राइट राइट। तो ना जैसे हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम और कॉपीज बनाए, ठीक है। ये इवोल्यूशन जो हुआ है ना, उस थ्रू आउट द इवोल्यूशन प्रोसेस हमारे अंदर ये चीज डेवलप हुई है कि हम और मतलब हमें सरवाइव कर पाए, हम और आगे बढ़ा पाए। बेसिकली इसका जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम मरते नहीं है, पुनर्जन्म होता है, तो वो सब कुछ है नहीं पुनर्जन्म वगैरह। वो यही है कि जैसे मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा होगा आगे, है ना। तो मैं एक्चुअली मरूंगा नहीं, मेरे जीन उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो जिंदा रहेंगे, है ना। बेसिकली हम लोग जीन को बचाने के लिए एक मशीन है। ये जो पूरी बॉडी तुम्हें दिख रही है ना, एक मशीन है जिसका काम है जीन को सुरक्षित रखना और आगे पहुंचाते रहना। तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं 1000 साल पहले भी यही था, मैं आने वाले 100 साल 500 साल बाद भी यही रहूंगा, अगर मैंने बच्चे पैदा किए तो। थैंकफुली मैं नहीं करूंगा ऐसा। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बस यही है। इसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लोगों ने बता दिया है और लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको समझ लिया है। कुछ नहीं है, बस ये इतना ही है कि तुम अपने जीन आगे ट्रांसफर करते हो। अब अगर तुम ये बोल रहे हो कि एज अ ह्यूमन तुम्हारे पास कॉग्निटिव स्किल है, तुम्हारे पास एक अलग सुपर पावर है जो और जीव जंतुओं में नहीं है, सोच पाने की शक्ति है ना, चेतना है तुम्हारे अंदर। इसीलिए शायद हम ये सब डिस्कस कर पा रहे हैं कि हम जीन जीन के एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जीन के लिए। हमें, हमारा काम है जीन को सुरक्षित रखना और आगे पहुंचाते रहना, बस यही उद्देश्य है हमारे जीवन का, और कोई उद्देश्य नहीं है। और जितने उद्देश्य है ना वो सब हवा हवाई कहानियां हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। क्योंकि एक बार जब आप एग्जिस्टेंस में आ जाते हो तो जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जितना भी आपका जीवन है, तो आपको कुछ चाहिए होता है ना। कि टाइम पास करने के लिए कुछ तो कोई अपना पैशन ढूंढ लेता है, वो सब जबरदस्ती की चीजें हैं, ट्रस्ट मी। ये करना गलत नहीं है ऑब्वियसली। जैसे मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, पॉडकास्ट बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे मेरे वाले लॉजिक के हिसाब से तो इस सब का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है ना। नहीं करूंगा तो फिर आप समझ सकते हो मेरे अंदर कैसे थॉट आएंगे फिर, है ना। मुझे लगेगा कि फिर मैं क्या ही कर रहा हूँ, चलते हैं, है ना। तो ये बड़ा ये थॉट अपने आप में बड़ा वो है मेरे लिए, दुखदाई है कि यार करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ अपने आप को वो करने के लिए कि जस्ट हम रह पाए इस एग्जिस्टेंस में, है ना। तो ये हम जबरदस्ती का पैशन और जबरदस्ती के ये ढूंढ रहे हैं जिससे हमें किक मिलता रहे। और नरेंद्र, जो तुमने वो बात की ना कि सुख वाली जो बात तुमने की थी कि ये बड़ा टेम्पररी होता है, सुख जो मिलता भी है वो फिर हम उसे अडेप्ट कर लेते हैं। तो उसको ना मैं थोड़ी सी आसान भाषा में और समझाता हूँ, और फिर तुम उस पर कुछ ऐड करना आगे। और जैसे जिसको हम सुख समझते हैं ना वो बड़े टेम्पररी चीज होती है ऑब्वियसली, फिर दिमाग अडेप्ट कर लेता है, फिर उसको और चाहिए। जैसे आप पहला पैक पीते हो जब शराब का, तो जब आप नए नए पीना शुरू करते हो तो उससे बड़ा हाई फील होता है। धीरे धीरे वो एक पैक से आपको कुछ नहीं होता, फिर आपको दो चाहिए, फिर आपको तीन चाहिए, फिर पूरी बोतल चाहिए, है ना। आधा बोतल पी के भी आपको नशा नहीं होगा। तो ये वही चीज है, आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, एप्स्टीन फाइल करके हुआ था ना एक, जहाँ पे बहुत पॉपुलर लोगों ने वो सब किया था। तो अब इस पे तुम अपना ओपिनियन देना नरेन। उन्होंने जो किया ना उन लोगों ने, अब लोग उन्हें क्या बोल रहे हैं, भाई ये दैत्य है, राक्षस है। कोई दैत्य राक्षस नहीं है, सब दैत्य राक्षस है ना। उन्होंने क्यों किया वो ऐसा, अब आप इस चीज को समझना। प्लेजर सबको चाहिए होता है, ठीक है, सुख सबको चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी क्रेव करती है वो सुख और प्लेजर के लिए। तो अब एक सड़क पे बैठा हुआ भिखारी, उसको प्लेजर आप कैसे दे सकते हो नरेंद्र? आप उसको ना पिज्जा ले जाके दे दो, वो इस दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा उस मोमेंट में, है ना। और बिल्कुल। बस तो लाइफ सेट हो गई, और वो शायद अगले 5 या 6 घंटे तक बहुत अच्छा फील करेगा, या शायद पूरा दिन बहुत अच्छा फील करेगा सिर्फ एक पिज्जा से, है ना। अब ये सेम पिज्जा आप एलॉन मस्क को जाके दो,
वो उठा के डस्टबिन में फेंक देगा, बोलेगा जा यार कुछ काम नहीं है तेरे पास, पिज्जा लेके आ। वो और उसका मूड खराब हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या साबित होता है, वो भिखारी एक पैग में हाई हो जा रहा है, एलोन मस्क को पूरी बोतल चाहिए, समझ रहे हो, आपका हाई बढ़ता जाता है। तो जो ये एप्स्टीन फाइल वाली घटना हुई थी ना, वो कुछ नहीं, उनको अब नॉर्मल चीजों से हाई फील होता ही नहीं है, और उनको भी एग्जैक्टली। हाई फील करना है। ये ह्यूमैनिटी की, मानवता की बहुत ही डार्क और बुरी चीज है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना। हाई चाहिए होता है। कुछ लोग आध्यात्म में ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग जंगलों में चले जाते हैं, कुछ लोग क्राइम करने लगते हैं उल्टे सीधे, कुछ ना कुछ इंसान को करना पड़ता है। और जो ये करना पड़ता है ना, मतलब प्लेजर पाने के लिए, अपने आप नहीं हो रहा है, करना पड़ता है। इस राइट। करना ना पड़े, इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जरूरी है। क्यों ला रहे हो किसी इंसान को इस दुनिया में, उसको भी ये चीजें करनी पड़ेंगी, कंटिन्यूसली करनी पड़ेंगी। एक दिन भी अगर वो रुक गया ना, डिप्रेशन में चला जाएगा। रोज उसे मोटिवेशन चाहिए, रोज उसे एक कुछ गोल चाहिए, अपने दिमाग में कुछ किक चाहिए, और ये सारी सफरिंग झेलने के लिए उसको बहुत सारी चीजें चाहिए। कंटिन्यूअस एफर्ट है ये, कंटिन्यूअस एफर्ट, जो बिन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। तुम अगर मेरी बातों पे बिलीव ना हो ना, तो तुम 2-4 दिन की छुट्टी लेके अपना फोन वोन लैपटॉप वैपटॉप सब ऑफ करके कहीं शांत जगह पे चले जाना, चुपचाप बैठ जाना, और फिर मेरे से बात कर लेना एक बार आके 3 बार, और बताना क्या क्या फील हुआ तुम्हें। फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें रोज कंटिन्यूसली कुछ करना पड़ता है, ताकि तुम्हारे अंदर वो थॉट ना है जो खाली बैठने पे आ जाता है। तो इस पे क्या टेक है तो तुम्हारा नरेंद्र? तो आदित्य भाई, जो ये अभी आपने बात की ना कि आप अगर अपना फोन वोन या जो भी आपकी ऐसी चीजें जिससे आपको डोपामिन स्पाइक मिलते जा रहा है बार बार, आप इनको छोड़ के एक जगह पे जाके बैठ जाओ, तो आपको क्या होगा? तो बेसिकली वहां होगी बोर्डम की स्टेट। जिंदगी जो स्टेट है ना जिंदगी की, आर्थर शोपेनहावर ने ऐसा कहा है कि या हम हमारी लाइफ पेंडुलम की तरह झूलती है। या तो हम दुख में होते हैं, पेन में होते हैं, या फिर बोर्डम में होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नेचुरल स्टेट है, न्यूट्रल जो स्टेट है, वो बोर्डम की है। मतलब अब न्यूट्रल स्टेट क्या होती है? एक आदमी जो अपने होशो आवाज में बैठा हुआ है एक चेयर पे, कुछ नहीं कर रहा है वो, तो उसको क्या क्या स्टेट में होगा? वो बेसिकली वो बोर्डम की स्टेट में होगा। ठीक है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास डोपामिन स्पाइक के लिए कुछ नहीं है, उसके पास हार्मोन उसके कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये है तुम्हारी न्यूट्रल स्टेट। रही बात दुख की, क्या दुख के लिए कोई मेहनत करता है? क्या कोई मेहनत करता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? क्या कोई मेहनत करता है कि मेरा लव्ड वंस कोई खो जाए? जितने भी दुख हैं इस दुनिया में, बेसिकली वो आपके पास अपने आप आ जाएंगे, आपको उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। तो एक तो आपकी न्यूट्रल स्टेट है जो आपकी बोर्डम की स्टेट है, एक आपकी ऐसी स्टेट है जो कभी भी आपके पास आ सकती है जिंदगी में। आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है इस दुनिया में, आपके साथ चाहे हुआ नहीं हो ये 25 26 30 साल की उम्र में, पर आप भूलिए मत इस बात को कि कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद आती है एक प्लेजर की स्टेट, जिसकी बात मैंने पहले कर दी है। पर आप खुद सोचिए कि ऐसा प्लेजर कोई है जो आपको आपको बिना मेहनत के मिल रहा है? आप अपनी जॉब पाना चाहते हैं, आप एक अच्छी लड़की ढूंढना चाहते हैं, आप सेक्स के लिए क्रेव करते हैं, अच्छा खाने के लिए क्रेव करते हैं, वैलिडेशन क्रेव करते हैं, आप ट्रैवल करने जाना चाहते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको इतनी कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल अपने आप में एक पेन है, अपने आप में एक आपको जो मेहनत है, जो ग्राइंड आप किया जा रहा है, जिसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं आजकल का हसल कल्चर, वो क्या है? बेसिकली आप पेन में ही तो जा रहे हो। तो आपकी जिंदगी इस जिंदगी, ये है आपकी जिंदगी जिसमें आप न्यूट्रल स्टेट में बोर हो रहे हो। कभी भी आपके पास दुख आ सकता है, खुशियां पाने के लिए आपको कांस्टेंट चेज करना पड़ रहा है, और फिर आप कहते हो कि आप इस जिंदगी में किसी को लेके आ जाओगे और फिर वो खुश रहेगा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सब जानते हुए। ये तो इग्नोरेंस है पूरी। एग्जैक्टली। तो हमारे कल्चर में एक और बात बोली जाती है नरेंद्र कि जैसे अभी जो हमने बात की, उससे वो उस तरफ जा रही है ये बातचीत की, जीवन में दुख है, इन शॉर्ट दुख ही दुख है, सफरिंग्स है। तो अगर जीवन में दुख है और ऐसा आप मान रहे हैं, तो क्या एक और बच्चे को ले आके आप उस दुख को और आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हो? क्या ऑफ कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा एक और बच्चे को लेके आने का। तो अभी ना जो हमारी अलग अलग जो सारे धर्म हैं, सारे ही धर्म, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सब एक बात कहते हैं कि जीवन एक उपहार है ना। ऐसा बोलते हुए आपने सुना होगा कि लाइफ तो बड़ा प्रीशियस है, ऐसा। इसके ऊपर मैं तुम्हारा टेक जानना चाहूंगा नरेंद्र कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बोलना बड़ा ही फर्जी सी बात लगती है मुझे कि लाइफ उपहार कैसे हो सकता है ना। और इस चीज को इतना बड़ा क्यों दिखाया जाता है कि लाइफ एक उपहार है, लाइफ एक बहुत बड़ी चीज है ना।
क्योंकि एट द सेम टाइम हम देखते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, मैं भी रिसेंटली अपनी मम्मी को लेके एक हॉस्पिटल गया था, मेरी मम्मी के नीज में प्रॉब्लम है, तो एक ऑर्थो के पास गया था। तो ऑर्थो पे एक बच्चा है, वो था छोटा बच्चा था, वो 6-7 साल का, उसका हाथ फ्रैक्चर्ड था। तो उसके हाथ में ना वो हम्म, प्लास्टर लगा रहे थे वहां पे। तो वो प्लास्टर के दौरान बड़ा पेन होता है, वो हाथ को ऐसे सीधा उल्टा सीधा करके वो हड्डी को करते हैं बहुत। वो 6 साल का बच्चा, वो इतना चिल्ला रहा था, मतलब चिल्लाते चिल्लाते हम्म। उसका आवाज ही निकलना बंद हो जा रही थी। मैं तो भाई उठ के चला गया बाहर में, उसको देखा ही नहीं जा रहा था। बचपन में मेरा मेरे मन कर साथ रहा था हुआ उसके था, माँ बाप मैं से। रिलेट कर और सकता जब हूँ। और जब वो प्लास्टर करवा के आया बाहर निकल के, तो उसके उसका बाप उसके लिए एक चॉकलेट लेके आया था कि ले बेटा चॉकलेट खा, और बड़ा खुश था, बड़ा हैप्पी था उसका बाप। कह रहे कुछ नहीं वाले, चॉकलेट खा चल, एकदम मोटिवेटेड, जिसको ये लोग बोलते हैं ना हम्म, आशावादी। आशावादी लोग एकदम, हम्म। क्या सब बढ़िया है। उसको बिल्कुल पेन नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ पता नहीं। मेरा मन कर रहा था मैं उससे पूछूं कि भाई तेरी वजह से पेन हो रहा है उसको, क्योंकि तू उसको लेके आया है इस दुनिया में, और ये कुछ पेन नहीं है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है इसके साथ, है ना। और ये चीज वो देखते ही नहीं है। तो ये बात मैंने कहाँ से शुरू की थी, हाँ, धर्म के लोग बोलते हैं कि जीवन एक उपहार है ना। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके पीछे क्या धर्म का अपना कोई स्वार्थ है, या ये मैं एक अपना भी पॉइंट दूंगा इसके ऊपर, जो बड़ा साइंटिफिक है, और चार्ल्स डार्विन ने भी वो चीज बोली थी, बेसिकली वही बात है। तो तुम बताओ इस पे कि क्यों बोलते हैं, क्या इसके पीछे स्वार्थ हो सकता है इन लोगों का? देखो, रिलीजन के ऊपर फिर बात करने लगे तो फिर मेरे को लगता है ज्यादा लंबा खींचेगा। मैं सिंपल सा हाँ। ये समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो, जब भी हम कह रहे हैं कि लाइफ एक गिफ्ट है, तो जब भी आप किसी इंसान को गिफ्ट देते हो, तो बेसिकली वो सरप्राइज फील करता है कि ओ माय गॉड, ओ थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इस चीज के लिए उस इंसान का ब्रेन एग्जिस्ट करना जरूरी है, उसके पास इमोशंस होने चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आपको लगता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सरप्राइज फील करता है इस लाइफ को लेके? हर बच्चा रोता हुआ आता है इस दुनिया में। अब आप कह सकते हो कि रोना तो वो नेचुरल स्टेट है, बच्चा थोड़ी हंसते हुआ आएगा, आई गॉट इट। पर आप देखिए कि पहली बात तो आप जानते थे भाई दुख वुख सब है जिंदगी में, फिर आप इसको गिफ्ट बना रहे हो। ये आपने गिफ्ट सोच के अपने बच्चे को नहीं दिया था, पहली बात तो, है ना। आपने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा जो बच्चा होने वाला है मैं उसको उसकी एक लाइफ गिफ्ट दे रहा हूं। ये अपोजिट हो रहा है। वो इस दुनिया में आ गया है पहले, अब आप उस दुनिया के जो दुख वुख हैं जो वो झेल रहा है, अब आप उससे कोप करने के लिए आप उसको बोल रहे हो कि यार लाइफ तो एक गिफ्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और रही बात ये रिलीजन की, धर्मों की, तो भाई इनको तो सस्टेन करना है ना। वो कोपिंग मैकेनिज्म के, मतलब आप आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क, इन सब का कॉन्सेप्ट आया। देखो हुआ क्या था कि इंसान हमेशा सरवाइव करना चाहता था। तो 70-80 हजार साल पहले हमारा सर्वाइवर था कि हम जानवरों से खुद को बचा पाए। फिर 30-40 हजार साल पहले हमारा सर्वाइवर था कि भाई हम निएंडरथॉल्स या बाकी जो ह्यूमन स्पीशीज हैं उनसे खुद को बचा पाए। हम स्कोप करते गए, बहुत बहुत बढ़िया किया हमने एवोल्यूशन में। एक टाइम आया, फिर हमने सिविलाइजेशन बनाई। तो सिविलाइजेशन जब हमने बनाई तो हमारा कॉग्निटिव लेवल इस हद तक जा चुका था कि हमें पता चल गया कि जानवरों से हमें खतरा नहीं है। हमें बेसिकली, है ना, हमें किसी भी कैलमिटी से खतरा नहीं है कि हमें कुछ ऐसा आ सकता है कि बाढ़ बाढ़, इनसे हमें खतरा नहीं है। ऑलमोस्ट हम खुद को बचा लेते थे, नाव वाव हमने बना ली थी, हम ऊपर जाना सीख गए थे। हम बचा लेते थे खुद को, घर भर हमने शेल्टर वेल्टर हमने बना लिए थे। अब क्या, अब और आगे कैसे बचा सके? तो अब एक और डर है, मौत का डर। मौत से कैसे बचा सकता है? अब मौत से जानवर खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि वो मौत के बारे में सोच नहीं पाता। पर ह्यूमंस कॉग्निटिवली इतना इवॉल्व हैं कि उन्होंने ये थ्योरीज बना दी कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। और ये सारी थ्योरीज जो रिलीजन है, जो यू नो धर्म, स्वर्ग है, नर्क है, आपका पुनर्जन्म है, ये सारी थ्योरीज बेसिकली वो आपके डर को खत्म करने के लिए कि आप हमेशा जीवित रहोगे, आपकी जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती है। तो ये सब वही है, ये कोपिंग मैकेनिज्म है हमारा, बस। एग्जैक्टली exactly. तो इस पे ना मेरा एक, मुझे जो लगता है कि जब हम इवॉल्व, जैसे इवोल्यूशन होता है ना, इवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, आप जो भी क्लाइमेट है आपके आसपास, उसके हिसाब से जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, है ना। अब हमारा जीन, जो हमारे जेनेटिक होते हैं, जीन होते हैं हमारे अंदर, वो जीन क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, बॉडी में कुछ बदलाव करते हैं, उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से क्लाइमेट है ना। जैसे हमारी जो ये पलक है, पहले इस पलक के अंदर एक और लेयर होती थी, क्योंकि ताकि हम पानी में जा सकें। ये बहुत बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब शायद हमारे एम्फीबियन। प्राइमेट भी नहीं थे। हाँ, मछली वछली का देख लो, उनके अंदर भी इस तरह का एक ऐसा लेयर होता है जो पानी के अंदर देखने के लिए, ना। तो वो हमारे अंदर से गायब हो गई इवोल्यूशन प्रोसेस में, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है ना।
गायब हो गई, बहुत सारी चीजें ऐड होती चली गई जिन्हें हमें जरूरत है। तो ऐसा थ्योरी है, बायोलॉजी की थ्योरी, कि जिस अंग को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो और इवॉल्व होता रहता है, वो और बढ़ता रहता है ना? जैसे आप है ना, अगर कोई ऐसा इंसान है जो फिजिकली बहुत मेहनत करता है तो उसकी बॉडी बड़ी रिप्ड रहती है, और जो उसके बच्चे होते हैं वो आगे होते रहते हैं, उनकी नेचुरली बड़ी रिप्ड बॉडी होती है ना, फैट नहीं होता उनकी बॉडी में। इस तरीके से होता है। तो अब ना, जो हमारी जीन है, जो ये म्यूटेशंस करवा रही है ताकि हम सरवाइव कर सकें, इसने एक और चीज हमारे अंदर डेवलप की, कोग्निटिव स्किल्स। ठीक है। अब कोग्निटिव स्किल्स क्यों उसने हमारे अंदर डेवलप की? ताकि हम सोच पाए, पावर ऑफ इमेजिनेशन डेवलप की। क्यों डेवलप की? क्योंकि जीन हर वो काम करेगा जिससे वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, मैं बड़े ही लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ, साइंस वाली लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, तो वैसे समझना। तो अब जीन का इकलौता उद्देश्य है कि वो सरवाइव कर जाए, वो उसका नेचर है। तो उसके लिए उसने शरीर बनाया, हाथ बनाया, ताकि हम हाथ से खाना खाएं, खाना खाएंगे तो ये बॉडी जिंदा रहेगी, बॉडी जिंदा रहेगी तो जीन सरवाइव कर पाएगा, वो रिप्रोडक्ट करके और आगे जीन को ट्रांसफर कर पाएगा, है ना? तो कॉग्निटिव स्किल बना, कॉग्निटिव स्किल बना, तो अब हम सुरक्षित ज्यादा रह सकते हैं, है ना? हम किसी जानवर के हमले से बच सकते हैं, कोई हमसे बहुत बड़ा जानवर है तो हम उससे प्रोटेक्ट कैसे रहना है ये सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो डेवलप कर दिया है जीन ने, वो सोचने समझने की शक्ति। हम प्लानिंग बना सकते हैं, हमने गांव बनाए, हम ग्रुप में रहने लगे, हमने खेती करना सीखा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जीन हमसे करवा रहा है, जेनेटिक करवा रहा है हमसे, क्योंकि वो चाहता है कि हम जब हम ग्रुप में रहते हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, इसलिए गांव बने। जब हमने खेती करना सीख लिया तो हमें रोज शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप रोज शिकार पे नहीं जाओगे तो आप ऑब्वियसली मरने के जो आपके चांस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि शिकार पे जाना इज रिस्की थिंग। अब आप खेती करके 1 साल का अनाज इकट्ठा कर ले रहे हो, लाइफ और सिक्योर और सिक्योर। तो ये होता जा रहा है। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े तो हमने बनाया धर्म। ये सब इंसानों के दिमाग नहीं बनाया, ये जीन ने आपसे बनवाया है। अब ये धर्म क्या करते हैं? आपको और सुरक्षा देते हैं, आपके अंदर वो डर नहीं पनपने देते कि भाई हम खत्म हो जाएंगे, हम हमारा कोई मतलब नहीं है, हम जिस पल हमारी मृत्यु होगी सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम पुनर्जन्म लेंगे। ये थॉट है जो जीन हमारे अंदर डाल रहा है, डेवलप करा रहा है, जिससे कि हम और सुरक्षित महसूस करें, हम और सर्वाइवल का हमारे चांसेस और बढ़े, मोटिवेटेड फील करें। हम ऐसे निराशा, अगर एक इंसान को आपने निराश कर दिया, भाई कुछ नहीं है अब तो कुछ नहीं है, तो ना आगे रिप्रोडक्शन करेगा ना कुछ करेगा। तो ये किसके लिए खतरा हुआ? जीन के लिए। जीन ऐसा होने ही नहीं देगा। पर अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, एक जीन की मशीन है उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए, तो ये अच्छा होगा कि आपको ये जिंदगी मिल गई है। अब आप वो सारी चीजें करिए, सारे ट्राई कीजिए जिसमें आपको मजा आता है। घूमिए फिरिए, मजे कीजिए, म्यूजिक बजाइए, डांस कीजिए, जो भी आपको सही लगता है, जो चीज आपको मजा देती है करिए, इंजॉय करते हुए इस दुनिया को अलविदा बोल के चले जाइए। एक और इंसान को इस लूप में, इस ट्रैप में मत फंसाइए, इस दुनिया में लेके मत आइए। क्योंकि अगेन जो हमने बात शुरू की थी ना, कि क्या जीवन एक महान चीज है? महान चीज नहीं है। तुम सब एक रोबोट हो, तुम सब एक गुलाम हो अपने जीन के। द सेल्फिश जीन पढ़ना तुम्हें बहुत क्लियरिटी मिलेगी। जो लोग भी देख रहे हो ये वीडियो, रिचर्ड डॉकिंस की बुक है। हालांकि बहुत लोग उस थ्योरी से एग्री नहीं करते हैं, बट वो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। पहले जब उन्होंने लिखी थी तो उस टाइम पे वो एक थ्योरी थी, बट बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें वो प्रूव हुआ है कि वो बातें सही हैं। जो मैंने अभी बोली वो एक बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज है उस बुक की। तुम पढ़ना, डिटेल में काफी कुछ है। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ये जीवन बहुत बड़ी चीज है, या ये बस कुछ नहीं है। ये जैसे पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वैसे ही हम भी हैं। हम बस कॉपी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हमने बस कहानियां बना ली हैं अपने दिमाग में, ताकि हम एक ऐसे इल्यूजन में जी सके कि हम बड़े ग्रेट हैं और हम कुछ ग्रेट कर रहे हैं, कुछ पर्पस के लिए पैदा हो रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। और जब हम ऐसा बोलते हैं नरेंद्र, मैं इन सब चीजों को अगर समराइज कर दूं और बोलूं कि हम ऐसा कह रहे हैं कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो जस्ट जेनेटिक जीन के, अपने जीन के मशीन है, जीन को प्रोटेक्ट करने का और उनको आगे बढ़ाना ही हमारा काम है। तो क्या ये एक निराशाजनक बात है? क्या ये बात बड़ी निराश कर देने वाली है? क्या ये बात सुन के कोई हताश हो सकता है? पता है, इस चीज को क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोगों को ऐसा लग सकता है क्योंकि ये शायद ये बात आप पहली बार सुन रहे हो, इस तरह की चीजों से आप पहली बार रूबरू हुए हो, तो पता लग, बट ऐसा नहीं है। मैं आपसे ज्यादा इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ में, जो लोग भी ये वीडियो देख रहा है या जिसने भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, आपसे बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो इस चीज को क्लेरिफाई करना जरूरी है नरेंद्र। तो तुम बताओ इसको कैसे किया जा सकता है और क्लेरिफाई। तो सबसे पहली बात तो कि देखो, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लाइफ को देखने के। आप देख सकते हो कि जो सो कॉल्ड सोसाइटी के नॉर्म चल रहे हैं, बच्चे पैदा करो, अपनी जॉब करो, घिसो पिटो, एंड में रिटायर होके बच्चों की शादी करके उनके बच्चों को लास्ट में पाल के, जो भी मतलब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है।
उससे आप कंपेयर कर लेना उन लोगों की लाइफ जो अनमैरिड रहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर रहे, वो ज्यादा बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं। ये तो हमारे सबके पास मतलब एक्सपीरियंस है। अब मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जिनकी शादी ही नहीं होती है, ठीक है, जिन जो कर नहीं पाते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपने एक तो चॉइस आपकी थी कि आप बच्चे पैदा नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, आपके पास ऑप्शन बहुत थे, एक आपकी हुई नहीं। ज्यादातर लोग जब शादी की बात करते हैं ना और बोलते हैं कि अगर तेरी शादी नहीं फिर तो तू उसकी तरह रह जाएगा, फिर तो देख उसका जो हाल है। तो भाई उसका हाल वो इसलिए है क्योंकि उसकी हुई नहीं। वो तो करना चाहता था पर वो उसका वो प्रिविलेज ही नहीं थी उसके पास वो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जॉब नहीं थी। तो उससे मेरे को कंपेयर मत करो। तो मेरी लाइफ जब देखोगे तो भाई मैं कर रहा हूं जो चीजें हमें पसंद है, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहना कि तुम नेगेटिव, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मैं तो कह रहा हूं कि इससे ज्यादा पॉजिटिविटी और क्या होगी। ये मैं दोबारा ऐसे कोट कहना चाहूंगा आर्थर शोपेनहावर का। वो कहते हैं कि एक पैसिमिस्ट ही असली ऑप्टिमिस्ट होता है, पर उसके पास सारे फैक्ट्स होते हैं। भाई एक एग्जैक्टली। पैसिमिस्ट, अगर तुम कह रहे हो कि हम पैसिमिस्ट हैं, फिर हम जी क्यों रहे हैं, फिर हम क्यों तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम ये स्किल सीखो, ट्रैवल करो। बेसिकली फिर तो हमें तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि भाई जितना जल्दी हो सके खुद को खत्म कर लो। क्योंकि हम रियल मायने में ऑप्टिमिस्ट हैं जो सारे फैक्ट्स को जानते हैं। अब वो फैक्ट्स को सारे जानते हुए हम तुम्हें और लिबरेट करना चाह रहे हैं कि जो भी बची हुई जिंदगी भाई उसको और आजादी से जियो भाई। तो अगर तुमको लग रहा है कि ये मतलब ये निराशावादी बात है, निराशावादी दर्शन है, तो ये क्योंकि तुमने सच्चाई को कभी ऐसे देखा नहीं शायद, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। पर तुम देखो हमारी लाइफ को ऑब्जर्व करो या उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करो जो ऐसे जी रहे हैं हमारी तरह, जो बच्चे पैदा करने का डिसीजन नहीं लेते। वो यहां तक कि सोसाइटी में भी ज्यादा कंट्रीब्यूट वही लोग करते हैं, खुद की लाइफ तो वो बेहतर बनाते ही हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर कलाम भी मैरिड नहीं थे, उनके बच्चे भी नहीं थे। हाँ। तो अ, तो इस पे एक पॉइंट और आया मेरे दिमाग में, जैसे हाँ, ये निराशावादी बात से एक बात याद आई थी मुझे कि एक किसी तो लड़की का कमेंट आया था मेरी एक वीडियो पे। वो मैरिड लड़की है और उसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये सोसाइटी बड़ी घटिया है और बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ये उल्टा सीधा बोलती है ये। तो हालांकि उसने मेरे से कॉल बुक किया था कंसल्टेशन के लिए फिर बाद में। तो मुझे लगा शायद ये एंटी नेटलिस्ट होगी, इसका भी ऐसा ही थॉट होगा, नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। उसको कुछ हम्म। मेडिकल इशू था, उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारी चीजें करी, हम्म। फिर भी असफल रही, बच्चे पैदा नहीं हो पाए किसी मेडिकल इश्यूज की वजह से। तो अब क्या हुआ, उसके आसपास के लोग उसे ताना मार रहे हैं, उसके घर वाले, उसके हम्म। आस पड़ोस के लोग। तो अब वो परेशान हो रही है उस चीज से कि भाई मेरे को तो सुना रहे हैं, बांझ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा देंगे, ऐसा वैसा। तो वो उस हम्म। परेशानी में है। तो अब वो मेरे वीडियो पे आके या मेरे पास आके बोल रही है, हाँ हाँ, तू सही कह रहा है, तू सही कह रहा है। तो मैंने ना उसको थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में थोड़ा सा हड़का के मैंने उसको बोल दिया कि यार तू ना फिर से दोगलापन कर रही है, फिर अगेन। हम्म। तू तू मेरे पास इसलिए आ रही है ताकि मैं तेरी बातों को वैलिडेट करूं और तुझे अच्छा फील हो जाए। अगर हम्म। मैंने उसको बोला कि तू एक बात बता, कल तेरी मेडिकल रिपोर्ट में ये आ जाए कि तू माँ बन सकती है, तो तू नहीं चली जाएगी क्या मुझे लात मार के अपने सोसाइटी के पास? बिल्कुल। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे ये करने में। तो ये मेरा तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे बहुत लोग शादी करना चाहते हैं पर उनकी हो नहीं पा रही होती है, फिर उनकी हो ही नहीं पाती, तो जब वो 40-50 साल के होते हैं ना, तो वो अजीब से दिखते हैं, वो पगला जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि उनके अंदर एक हम्म। डेस्परेशन आ जाता है कि भाई मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही। उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लड़कियां छेड़ देते हैं, कुछ भी है ना, पागलों की तरह करने लगते हैं। तो वो एक अलग ब्रीड है भाई, वो तुम्हारी जैसे लोग हैं, उनको हमसे कंपेयर मत करो। मतलब नरेंद्र के लिए या मेरे लिए ऐसा नहीं है कि हमारे से हो नहीं पा रही है, ये हम्म। बच्चे हो नहीं पा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, उसका एक रीजन है, जो रीजन हम बहुत बोलते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अलग चीज है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं भी नहीं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त बने हैं थ्रू ट्रैवलिंग के दौरान, जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की, दे आर इन देयर 50s, इवन 60s, और मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैक करते हैं, इधर उधर जाते हैं। कई लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं बहुत ही अच्छा। तो और वो अपनी लाइफ में कंपैरेटिवली खुश हैं, आपसे तो कहीं ज्यादा खुश हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे तो मतलब 1000 टाइम ज्यादा खुश हैं, ऐसा। तो कंपैरेटिवली हम्म। बहुत खुश है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि जो शादी नहीं कर रहा है या बच्चे नहीं कर रहा है तो कुछ मिस कर दे रहा है, ऐसा कुछ मिस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप रियलिटी को जान के अगर आगे बढ़ते हो ना, ये सब चीजें जो भी हम बता रहे हैं कि, और ये निराशाजनक बात नहीं है, क्योंकि ये जान लेना कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ी आजादी है, ये मैं मानता हूँ।
अब इसको लोग दो तरीके से ले सकते हैं कि भाई लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो फिर अब क्या करें, अब तो हम वो घबरा गए, अब तो हम डर गए। एक तो ये तुम्हारा हो गया अप्रोच। दूसरा अप्रोच जो मेरा अप्रोच है, भाई मुझे पता चल गया कोई पर्पस नहीं है, अब मुझ पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, अब मुझसे कुछ कोई भी उल्टा सीधा काम, मैं तुम समझ रहे हो किस लेवल के आजाद हो चुका हूँ अब। अगर अब आके मुझसे कोई बोलेगा अरे तो तेरे को ये करना चाहिए, मैं कहा जा यार अपना काम कर, कुछ मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। वो अंदर से फील करता हूँ मैं ये चीज कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो रिस्पॉन्स मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ या कुछ मत करो, करो जो कर सकते हो करो, बट इस समझ के साथ कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो, ठीक है कर रहे हो, मन कर रहा है तो कर रहे हो, जब मन करेगा छोड़ दोगे। तो ये एक आजादी आती है। तो ये इसको निराशावादी सोच मत समझो, ये तो आशावादी सोच है। इससे तो तुम्हें आजादी मिल रही है, विजडम मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। आदित्य, सच के साथ ना एक चीज ऐसी है कि हम ना कुछ अपना प्री कंसीव नोशन लेके चलते हैं जिंदगी में कि भाई जिंदगी का जो मेरी जिंदगी का जो पर्पस है ना वो ये है कि मैं ना यहाँ पे हॉस्पिटल खोल दूं। लेट्स से समबडी हैज दिस। अब सडनली उसे रियलाइज होता है कि यार दुनिया तो इतनी गंदी है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं खोलने देंगे। यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े टाइकून बैठे हुए हैं, मेरे को थोड़ी खोलने देंगे हॉस्पिटल। और उसको रियलिटी हिट करती है। अब ये बात उसे पेसिमिस्टिक लग सकती है, बात उसे नेगेटिव लग सकती है, उसे लग सकता है कि यार वो हताश हो सकता है जिंदगी में। पर यही बात उसे लिबरेट भी कर सकती है कुछ और करने के लिए, कुछ और ट्राई करने के लिए, क्योंकि जो वो प्री कंसीव नोशन लेके चल रहा था शायद वैसा ना हो जिंदगी। ये उसी तरह है कि एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। अब तुम उस हस्बैंड को या तो ये सच बता सकते हो, और ये सच बता के वो उदास होगा नो डाउट कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही है। पर वो जब उदासी उसकी जाएगी, वो कुछ दिनों में समझेगा, तब वो थैंक करेगा तुमको। वो अपने आप को थैंक करेगा कि उसको इस इंफॉर्मेशन, इस ट्रुथ के बारे में पता चला। अब वो ज्यादा आजादी से जिंदगी बिता रहा है, नहीं तो वो बिताते रहता वैसे ही जिंदगी। पर क्या उसकी जिंदगी के सही में वो मायने होते? नहीं होते भाई। वो कहीं डार्कनेस में अपनी पूरी जिंदगी खोता। तो ट्रुथ तुमको हो सकता है तुमको पेसिमिस्टिक लगे, तुमको ऐसी नेगेटिव फीलिंग दे, पर वो इसलिए है क्योंकि तुमने वो प्री कंसीव नोशन रख रखा था कि ऐसा है, और अब वो रियलिटी ने उसको तोड़ा है। पर कुछ समय रुको, वही चीज तुम्हें आजादी देगी। तुम्हें लगेगा अरे अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे कभी भी हेयर कट करवाना होता है ना, मेरे लिए बहुत आसान है। मैं हमेशा मंगलवार को जाता हूं, इजी हो गया मेरे लिए। मतलब नॉन रिलीजियस होना मुझे फायदा ही दे रहा है, मुझे आजाद कर रहा है वो। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा हूँ जो मतलब मैं जानबूझ के मैं ट्यूसडे को जाता हूँ बाल कटवाने, उस दिन नहीं रहती भीड़। खाली होता है। तो आजाद भी करते हैं, ये थॉट आजाद ही करता है तुम्हें लॉन्ग टर्म में, मुझे तो लगता है। तो एक क्वेश्चन और है जो जिसमें बात करेंगे तो शायद थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाएगी लोगों को, कि बच्चे पैदा करना क्या एक इंसान का अधिकार हो सकता है, या हमें बोल सकते हैं कि मेरा अधिकार है कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, या जिम्मेदारी है कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, या एक नैतिक डिल्यूजन बोल लो इसको, या है ना मोरल डिल्यूजन है, क्या है ये? मतलब ये जिम्मेदारी है या क्या है? या ये अगेन वो तो बात मैंने बोल दी, उसको लास्ट में टच कर सकते हो कि जीन हमसे करवा रहा है, कुछ नहीं है नैतिक वैतिक। तो ये क्या है मतलब, क्योंकि लोग इस पर बड़ी बातें करते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत शैलो लगती है। पर तुम्हारा क्या कहना है इस पे? क्या ये देखो अधिकार है आदित्य, इसमें ना पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड पे ये सवाल पूछा गया है। अब कोई कह रहा है यार मेरे माँ बाप ना बहुत बीमार रहते हैं और मैं रहता हूँ विदेश में, मेरी वाइफ को मैंने अपने माँ बाप के पास छोड़ रखा है, तो अब मैं तो अपनी जनरेशन बढ़ा रहा हूँ। उसके सेंस में उसको लग रहा है कि वो नैतिक है, रिस्पॉन्सिबल है। पर उसकी फाउंडेशन क्या है? उसकी फाउंडेशन है उसके माँ बाप की सेवा। हालांकि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, वो बच्चे पैदा करके वो सब नहीं करना चाहिए उसे। अब ये बेसिकली वही बात है जैसे लोग कहते हैं कि यार क्या पता मेरा बच्चा कैंसर का इलाज ढूंढ दे। नहीं भाई, ये तो तेरा काम था ना। जब तू स्कूल में गया, इट वाज योर ड्यूटी कि तू बायोलॉजी ले, उसके बाद मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट करे और कैंसर का इलाज ढूंढे। अब तू ये कौन सा तेरा कोपिंग मैकेनिज्म है कि मेरा बच्चा करेगा? ठीक है, तेरा बच्चा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि यार ये तुम्हारी कौन से ग्राउंड पे मोरालिटी की अगर तुम बात कर रहे हो, देखो बाकी ग्राउंड साइड में रख देते हैं। बाकी ग्राउंड को ना मैं महत्व देता भी नहीं हूं ज्यादा, मोरालिटी के ग्राउंड पे बात करते हैं। मोरल ग्राउंड्स पे जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, फर्स्ट जिम्मेदारी तुम्हारी कि तुम किसी को भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हार्म ना पहुंचाओ।
उसके तहत तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्योंकि तुम इसे एक्सपोज कर रहे हो दुनिया के दुखों से। तो पहली बात तो मोरल ग्राउंड पे अगर बात की जाए तो तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, सही तो छोड़ो, तुम गलत नेगेटिव काम कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम बाकी ग्राउंड्स पे अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हें जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी के लिए ना बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं तो पॉपुलेशन कोलैप्स कर जाएगी, फिर हमारा देश क्या करेगा। तो ये सब तो देखो मुझे बकवास लगता है, और उसमें बहुत देर बात भी की जा सकती है, पर ये सब बकवास है। और एक और चीज है, जैसे पेरेंट जो इंडिया के लोग हैं ना काफी इमोशनल है। इंडिया के लोग इमोशनल होते हैं, इमोशन के अंदर होता है ना। तो बड़े इमोशनल होते हैं। मुझ और आदित्य, मुझे लगता है इंडिया के लोग ना इमोशनल फूल होते हैं। हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक बहुत मतलब रिफाइंड चीज है, वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है, पर हम लोग हैं इमोशनल फूल। हाँ, तो अब इंडिया के लोगों के लिए, और क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ऑब्वियसली इंडिया के ही लोग देखेंगे, इंडिया बोल रहा हूँ तो मतलब यही इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, एशियन कंट्री। तो आप एक चीज ध्यान रख, एक चीज आप तुम इस पे अपना टेक बताना क्या है कि जैसे ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो इंडिया के लोग माँ बाप बन जाते हैं 25-26 साल की उम्र में, इंडिया में तो 24-24 साल की उम्र में भी लोग पेरेंट्स बन जाते हैं, और 30 साल में, 32 साल में भी। तो जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो एक बहुत ही इमोशनल इंसान होते हैं, उस समय भी वो एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान नहीं होते। इंडिया का एक 60 साल का बुढ़ा भी अपने आप को अगर बोले ना कि मैं इमोशनली मैच्योर हूँ, मैं नहीं मानूंगा। इक्का दुक्का हो सकता है एग्जाम्पल, बट 99.9% नहीं है इमोशनली मैच्योर इंडिया के अंदर। तो वो जब बच्चा पैदा होता है एक ऐसे इमोशनल बंदे के संरक्षण में, है ना, अब देखना ये कितना बड़ा खतरा है। वो एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, वो टोटली डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे, है ना। वैसे माँ बाप पे जो इमोशनली फूल है, एकदम इमोशन के बहाव में बहते हैं, मतलब उनका इमोशन उनसे कुछ भी करवा सकता है। वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना, कोई उनको इजीली गुस्सा कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, कोई इजीली उनको खुश कर सकता है, मतलब इमोशन में बहते हैं। उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उस बच्चे पे वो एरोगेंस दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि भाई ये पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठना है, रनिंग पे जाना है, सब ब्ला ब्ला, टॉर्चर करते हैं बच्चों को तमाम तरीके से। फिर जब वो बूढ़े होते हैं, पहले जवानी में उन्होंने अग्रेशन दिखाया, उसे धमकाया, डराया। फिर जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, अपने बच्चों के सामने रोते हैं। मतलब ये मेरा मानना है, पता नहीं लोग इसको कैसे देखते हैं, कि अगर एक 15-16 साल का बच्चा है, उसके सामने अगर उसकी माँ या उसका बाप रो रहा है, ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है। और मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो ऐसे माँ बाप को मैं जेल में उठा के डाल दूंगा। उस बच्चे पे कैसा मेंटल ट्रॉमा होगा, मुझे नहीं पता इंडिया के लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या मतलब बाहर में जाए, समझे या ना समझे, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होगा उस बच्चे के लिए, कि अगर उसका पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसके सामने रो रहे हैं, और रो क्यों रहे हैं ये बात ध्यान से समझना, अपनी चीज मनवाने के लिए। वो बच्चा कुछ नहीं मान रहा है, तो अरे हम तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया कि अपनी चीज मनवाने के लिए वो इमोशनल ड्रामा करते हैं, रोने लगते हैं, है ना, हम तो मर जाएंगे, तो चला जा हमें छोड़ के, हमारा कौन है, इस तरह की चीजें। और जब इस तरह की इमोशनल टॉक करते हो, तो उस बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो किस दिशा में जा सकता है, ये आप नहीं सोचते हो। आप बिल्कुल मतलबी हो, आप बिल्कुल नहीं सोचते हो उसके बारे में। ये तो हो गया अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल ड्रामा। दूसरा, जब वो माँ बाप और बूढ़े होते हैं, सारे नहीं होते बट मैक्सिमम इंडिया में ऐसे करते हैं, जब वो कमजोर होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, जब उनके बच्चे हमारी एज में आते हैं, जैसे लेट से 30 साल के, 25 साल के होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके सामने एकदम कमजोर बिहेव करते हैं। हो सकता है इंसानों का नेचर हो, बट मुझे ये आगे अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी कोई डिसएग्री कर सकता है इस पे। लेकिन उन माँ बाप को कोई हक नहीं है उस बच्चे के सामने जाके रोने का, है ना। उस बच्चे के सामने जाके कि मेरे को ये दिक्कत हो गई, बच्चों की तरह रो रहे हैं, जैसे अगर जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने रो रहा है, वैसे अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये तो नेचर है ना, वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। वो अगेन, तो क्यों बच्चे पैदा कर रहे हो, ताकि तुम अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे थोप सको, किसी के ऊपर तुम बोझ बन सको तुम इमोशनली। और ये उस बच्चे के लिए कितना खतरनाक होगा, वो क्या ग्रोथ करेगा। नरेंद्र, तुम एक चीज बताना, जो अब 24 घंटे उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरा बाप तो कर्जे में है, क्योंकि रो रहा है उसका बाप उसके सामने आके, कर्जा, दिन रात मेहनत कर रहा एग्जैक्टली। है ना। और वो अपने बाप को देख के बड़ा कष्ट में है, कि अरे यार मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है, रात में भी मजदूरी करता है, दिन भर, है ना, दारू पी के पड़ा रहता है, और लोग आके उसको गाली वाली दे के जाते हैं। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, उसको, है ना, इलाज कराने के पैसे नहीं है, और जब भी उसके सामने जाओ, अब उसके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चल रहा है। वो क्या करेगा लाइफ में वो बच्चा, ना वो ग्रोथ कर पाएगा, ना वो कुछ कोई क्रिएटिव चीज सोच पाएगा ना। और ये इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कोई ये बोले ना कि नहीं नहीं भाई ये सबके साथ नहीं होता, तो प्लीज
19-20 थोड़ा ऊपर या नीचे, ये हर फैमिली में हर जगह हो रहा है। तो ऐसा इंसान जो इमोशनली इतना वीक है और आजीवन वीक रहने वाला है, तुम्हें तो बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। खुद पे नहीं तो कम से कम उस बच्चे पे दया करके तुम्हें ये सोचना चाहिए। इस पे तुम्हारा क्या मानना है? तो आदित्य, तुमने जो ये बात कही ना, मैं इसके बारे में काफी सोचता हूँ। मतलब मैं देख पा रहा हूँ यार, तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। मैं ये अक्सर कहता हूँ कि अगर जैसे मान लो एक लड़की है, वो किसी इंटरकास्ट मैरिज करना चाहती है, तो उसका बाप ना उसे गोली से उड़ा देता है। एक ये बाप है। दूसरा बाप है जो बोलता है कि बेटा तू हमारी हमारी इज्जत प्लीज खराब मत कर, ऐसे मत कर, अगर तूने ये किया तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। मैं मर जाऊंगा, जहर खा लेंगे। पता है साइकोलॉजी के हिसाब से इन दोनों बापों में कोई फर्क नहीं है। ये नहीं है, दोनों बाप बिल्कुल सेम है, नहीं है। ऑल एग्जैक्ट सेम है ये दोनों बाप। दूसरा पर वाला ज्यादा यही खतरनाक है हम मेरे हिसाब से। बेसिकली यस। तो हमारा समाज जब देखता है तो हाँ, जो जो लड़की को जान से मार देगा उसके लिए होगा भाई कि हाँ ये गलत किया। पर ऐसे माँ बाप पता है हर घर में जो रो रहे हैं कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, बेटा हम जी नहीं वो पाएंगे। ज्यादा है। ये वो ज्यादा है, ज्यादा वो बेसिकली इसलिए क्योंकि मारना तो फिर पता ही है क्या होगा, जेल वेल जाओगे भाई साहब। तो जो इजी ऑप्शन है वो चूज कर लेते, बेटा हम खुद को मार लेंगे। तो जो तुमने बात कही ना कि यार एक बच्चा जो ऐसे, मतलब सोचो तुम, उस वो ग्रो ग्रो कर रहा है, उसका ब्रेन भाई सीधी सी बात है एक कॉग्निटिव लेवल अचीव करेगा जब तक वो 18 19 20 साल का होगा। दो लोग उसे पाल रहे हैं, एक है उसका बाप, एक है उसकी माँ। ठीक है, वो स्कूल जाता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीख रहा अपने, मतलब भाई प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चा जाता भी नहीं ना, प्राइमरी स्कूल तक तो माँ बाप ही होते हैं। तुम उसे क्या सिखा रहे हो? तुम घर में लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी हर बात पे तू मैं होती रहती है, तुम खुद के कंट्रोल में नहीं हो, तुम एक बेसिक, मतलब जो इंसान होते हैं ना बेसिक, वैसे हो तुम। बेसिक इंसान कैसा होता है भाई? उसको गुस्सा भरा पड़ा है, जेलसी भरी पड़ी है, माँ चुगलियां कर रही है, बाप जो है वो पूरे दिन थका हार के आके फिर गुस्सा निकाल रहा है, बच्चों पे गुस्सा। तुम इस तरह से बच्चे को बड़ा कर रहे हो, और फिर तुम जब वो बड़ा हो जाए तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या वो इमोशनली स्टेबल रहेगा? क्या वो एक अच्छा, खुद भी एक अच्छा इंसान बन पाएगा? वो क्या देगा सोसाइटी में? और फिर तुम ना, ये जो तुम कहते हो ना, कई बार मैंने तुम्हारी वीडियो में देखी, ये पाप है यार कि तुम बच्चे पैदा कर रहे हो आज की, मतलब इस सोसाइटी में, इस देश में तुम बच्चे पैदा कर रहे हो। तुम, अगर तुम्हारा टेस्ट लिया जाए ना आदित्य, मैं सही बता रहा हूँ, अगर टेस्ट लिया जाए, ये सारे फेल है। ये माँ बाप बनने लायक ही नहीं है, नहीं है, नहीं है, इनको बिल्कुल नहीं कुछ है। नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। ये बेसिक, इनको क्या लगता है ना कि स्कूल की फीस दे रहे हैं ना हम, अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा तू? है तू, उससे उससे तू कम क्यों मार्क्स लाया? अरे मतलब अच्छा, तुम्हें बच्चा तुमसे पूछ ले कि पापा वो जो शर्मा 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 के पापा है ना, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तब तुम क्या बोलोगे उसको? तुम उसको फिर दो थप्पड़ इमोशनल मारोगे। टॉर्चर करेंगे। हाँ, तुम उसको दो थप्पड़ मारोगे क्योंकि तुमसे वो सेम चीज खुद पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये जो तुमने बात कही ना कि यार है नहीं, ये लायक नहीं है माँ बाप बनने के ज्यादातर लोग तो। और मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा इस बात को यहाँ पे कि देखो दो चीजें अब हो सकती है। तुम एंटीनेटलिज्म को ले सकते हो, या तो कि भाई गलत है यार किसी को इस दुनिया में लाना, ये दुख होते हैं तो ना लाना ज्यादा बेहतर है। दूसरा भी एक तरीका जो काफी लोग है जो, और दोनों भी हो सकते हैं। एक तो एंटीनेटलिज्म है, एक चाइल्ड फ्री पे लोग बात नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि देखो ऑब्जेक्टिव तो सेम ही अचीव हो रहा है ना। बच्चे अगर लोग पैदा नहीं कर रहे तो कई जो बच्चे जो पैदा हो सकते थे, दुखों में आ सकते थे, वो नहीं आए। तो चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट को भी मैं काफी उस पर बात करता हूँ। तो तुमको नहीं लगता आदित्य कि अगर तुम बच्चे पैदा ना करो तो तुम्हारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा है यार ये? मतलब ठीक है, तुम हाँ, मत जैसे सोचो कि वो दुखों से बच रहा है, पर तो तुम्हारे लिए भी तो बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया जैसे देश में ना देखो, अब सफरिंग पे बात करना, दुख पे बात करना, इंडिया के लोग इतने कैपेबल नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, है ना। वो इंडिया के लिए है भी नहीं। जैसे मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि वीगनिज्म, वो मेरा एक वो है कि वीगनिज्म इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। इंडिया के लोगों को नहीं बताना चाहिए वीगनिज्म के बारे में। तो ऐसे ही एंटी नेटलिज्म भी इंडिया के लोगों के लिए नहीं है, वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं मेरी, अगर तुम वीडियो देखते होगे तो देखते होगे उसमें एंटी नेटलिज्म का टच थोड़ा कम होता है, और वो चाइल्ड फ्री का टच ज्यादा होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि भारत के लोगों को ये बताना जरूरी है, अरे दुख वुख तो छोड़ दो, वो तो बहुत आगे की चीज है। तुम अभी देखो ना, अभी तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसी सिचुएशन में हो। तुम खुद एक वल्नरेबल लाइफ जी रहे हो, ऐसी जगह रह रहे हो, मतलब लिटरली अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाए ना नरेंद्र, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को, ये सब इग्नोरेंस में जी रहे हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, किसी के घर में किसी के बूढ़े माँ बाप को अगर आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज फाइंड हो जाए, हार्ट इशू, हार्ट में, इंडिया में
मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, अगर वो मिडिल क्लास है तो उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो। अगर तुम किसी हम्म। अच्छे हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पे बहुत मोटा 2 4 5 लाख रुपए का हिसाब बन जाएगा, ठीक है। अब इतना इंडिया के लोग रखते नहीं है, उनको कर्जा लेंगे, इधर उधर परेशान होंगे, भागेंगे, मेंटली परेशान होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो माशाल्लाह है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज हो जाती है। तो ये लोग ये अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, ये इस सिचुएशन को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और आशावादी बन रहे हैं कि अरे नहीं नहीं सब अच्छा होगा, ऊपर वाला सब अच्छा कर देगा, बच्चे दिए हैं तो वही पाल लेगा। अरे उसने नहीं दिए हैं, ये प्रकृति चाहती है कि तुम बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस प्रकृति को तुम्हारी हेल्प करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकृति को चाहिए कि तुम आगे बढ़ते रहो, सर्वाइव करते रहो, चाहे हंस के करो, रो के करो, बट सर्वाइवल होता रहे, सर्वाइवल होता रहे। बस प्रकृति को इतना ही चाहिए। और प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अच्छे से रहो, तुम एक अच्छे बेड पे सो, तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तुम्हें पीड़ा ना हो, नहीं, उसे इतना मतलब नहीं है। उसे बस तुम्हारे सर्वाइवल से मतलब है, दैट्स इट। तो इंडिया के लोगों के को ना ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ की प्रायोरिटी देखिए ना पहले। आप नहीं चाहते क्या कि आप ऑर्गेनिक फूड खाओ? इंडिया में हर चीज नकली बिक रहा है। मतलब इंडिया में जाके कोई ऑर्गेनिक सामान भी खरीदो वो भी नकली है, तो टेस्ट करा लेना, नकली निकलेगा, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज बिक रही है तो नकली है, दूध दही सब नकली बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अंडे वंडे सब नकली बिक रहे हैं। तो ऐसी जगह पे जैसे मेरे को बड़ी इच्छा है कि यार नेक्स्ट 4 5 साल में मैं अपना एक बनाने वाला हूँ सेटअप, जहाँ पे मैं अपनी चीजें खुद उगाऊंगा, अपनी सब्जियां, अपने लिए गाय वाय भी पालूंगा एक, ताकि मैं उसका दूध पी सकूं, उसमें एनिमल क्रुएलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं गाय रख रहा हूँ, मैं उसको सुरक्षा दे रहा हूँ, उसे खाना खिला रहा हूँ, उसे अच्छे से फार्म में रख रहा हूँ, बदले में उसका दूध लेके पी ले रहा हूँ, है ना, चाय भाई पी ले रहा हूँ। तो अब इसमें लोग आ जाएंगे बोलने की हाँ भाई तो तू कौन होता है उसको बांध के रखने वाला, ये वो। तो खैर उतना उसमें नहीं जाते हैं, वो छोड़ दो। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि इंडिया के लोगों को ना ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप बड़ी घटिया सी चीजों में जी रहे हो, घटिया घटिया चीजों में सेटल कर जा रहे हो। जो चीज बाहर यूरोप के लोग देख भी नहीं सकते, ये वो चीज आपके लिए नॉर्मल है। जो आम हम्म। जापान ने अभी रिसेंटली रिजेक्ट किया है इंडिया का आम, वो क्वालिटी आम भेजे जाते हैं जापान, और यहाँ सोचो क्वालिटी आम रिजेक्ट हो जा रहा है, तो जो आम हम खा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। क्वालिटी आम रिजेक्ट कर दिया जापान कि भाई इसमें कुछ तो ऐसे एलिमेंट है जो हम हमारे देश में बैन है, तो इसे ठीक करके लाओ, दोबारा लाओ, पूरा जहाज वापस कर दिया उन्होंने, लेके जाओ भाई इसको। तो अब एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं ये कैसे बेटर करूं अपने जीवन में। तुम ये सब बेटर करते करते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, पर तुम ये सब ना करके अपनी परेशानी में एक और लेके आ जा रहे हो। अब परेशानी को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, अब तुम तो थे ही, अब उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। तो इसीलिए ना चाइल्ड फ्री का बताना ज्यादा जरूरी है भारत के लोगों को। तो एक बार जब ये चाइल्ड फ्री का कॉन्सेप्ट समझ, जैसे ये एंटीनेटलिज्म यूरोपियंस पे ज्यादा वो बैठता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहां पे ये बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, छत नहीं है रहने के लिए, है ना, और बीमारी हो गई तो इलाज कराने का कोई साधन नहीं है, वहां पे ये सब समस्या नहीं है, ये सब सॉर्टेड है एटलीस्ट। तो वहां पे अब ये बात की जा सकती है कि हाँ भाई अब एक और प्रॉब्लम है कि जीवन में दुख है। बेशक से सब कुछ सही है, बट फिर भी जीवन में दुख है। लेकिन वो भारत में नहीं, हम्म। भारत के लोग तो दुख में ही रहना जानते हैं ना। यहाँ तो आप धारावी वारावी चले जाओ, आप धारावी देख के आपको लगेगा कि अरे यार ये लोग कैसे रह रहे हैं बेचारे। बट क्या वहां पे रहने वाले इंसान को ऐसा लग रहा है? नहीं, उसके लिए वो नॉर्मल लाइफ है, वो वहीं पैदा हुआ है, वहीं पल बढ़ रहा है। तो उसको रियलाइज कराना जरूरी है कि तू भी डिजर्व करता है यहाँ से निकल के एक शांत अच्छे साफ सुथरे वातावरण में, एक साफ सुथरा खाना, एक क्वालिटी टॉक, एक अच्छा इंसान जिसके साथ तू बैठ के कुछ बात कर सके। और जो भी तेरा जीवन है 30 40 साल का, इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से अपना निकाल के यहाँ से चला है। तो इसलिए चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट जरूरी है इंडिया के लोगों को बताना। और देखो ना आदित्य, मतलब इंडिया में भाई तुम जो जॉब कर रहे हो ना, बेसिकली वो तुम खुद ही सस्टेन नहीं कर पा रहे हो उससे। ठीक है। ऊपर हाँ से अब तुम शादी करके, मतलब एक मेरे को समझ नहीं आता, एक 24 25 साल का लड़का ये इमेजिन कर रहा है कि 5 साल बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तब तक उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो मतलब उनको आराम से सस्टेन करवा लेगा उनकी एजुकेशन वगैरह। मैं ये कह रहा हूं भाई, तू 5 साल रुक के बच्चा पैदा कर लेना ना, अगर तेरे को इतना ही वो है तो। ये तो मतलब तुमने होप ऐसी पाल रखी, होना कुछ नहीं है, तुम बेसिकली सेम फाइनेंशियल स्टेटस पे रहने वाले हो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी। तुम बस वही वही बात है कि खुद को एक्सक्यूज देना। और अब तुम आजकल के लोग नहीं ये भी, करते। और बताओ। आजकल के लोग एक और बात बोलते हैं ना कि हम एक ही करते हैं भाई, हम तो अवेयर है, हम एक ही बच्चा करेंगे, एक हाँ। से ज्यादा नहीं करेंगे। तो बेसिकली हिपोक्रेसी है, मैं बताता हूँ कैसे। एक ही करेंगे क्योंकि आप दूसरा कर ही नहीं सकते मेरे भाई। एक ही को पालने में आपकी ऐसी तैसी हो जा रही है, तो फैक्ट ये है, फैक्ट ये नहीं है कि आप अवेयर हो गए हो इसलिए आप एक ही कर रहे हो, हम दूसरा नहीं। अगर आपको मैं 100 करोड़ रुपए दे दूं ना,
तो ये बात आप भी जानते हो, आपकी आत्मा जानती है कि आप 5 बच्चे पैदा कर दोगे, बिल्कुल गारंटीड करोगे। इस बात की बिल्कुल। गारंटी मैं ले सकता हूँ। आप एक क्यों कर रहे हो? जैसे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली एनसीआर में, बैंगलोर में अपने शहरों से आके यहाँ जॉब करते हैं, किराए पे रहते हैं, छोटा-मोटा फ्लैट खरीद लेते हैं, जो बेसिक मिडिल क्लास है यहाँ का। वो अब ये बोलता है ना कि अब हम तो एक ही बच्चा कर रहे हैं जी, एक ही बच्चा। वो आप कर ही नहीं पा रहे हो दूसरा बच्चा, फैक्ट ये है, आप समर्थ ही नहीं हो। अगर आप कर, क्योंकि स्कूलों की फीस आप देख, कैपिटलिज्म हर चीज़ को डिफिकल्ट बनाता जा रहा है ना, जीवन को डिफिकल्ट बना रहा है बेसिकली। बिल्कुल पहले क्या था, बिल्कुल। आज से ज़्यादा नहीं, 30-40 साल पहले चले जाओ टाइम मशीन से और वहां किसी को बोलो कि भाई पानी बेच रहा हूँ मैं, पानी खरीदेगा मेरे से? वो मजाक उड़ा देगा तुम्हारा। पानी, पानी कौन बेचता है भाई? हम्म पानी को आगे हंसेगा कोई? पानी अब जैसे आप, मैं आपको ये बोलूं कि भाई सांस लेने के लिए मैं एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया हूँ भाई, ये लो, इससे बढ़िया सांस मिलेगी, तो अभी लोग मजाक उड़ा सकते हैं मेरा, क्या बकवास कर रहा है, सांस तो ऐसी ही है क्या। बट ज्यादा दिन की हाँ, बात नहीं, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी थोड़े होने दिन रुक वाला है, जाओ। सिलेंडर बिकना शुरू होने दिल्ली वाला है। विल्ली में तो ये मिलने वाला है। हाँ, बहुत जल्दी दिल्ली होने में वाला है ये जैसे हम चीज। पेट्रोल भरवाते हैं ना, वैसे लोग सिलेंडर ले लेके जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भरवाने भरवाएंगे। जाएंगे। हाँ, तो पता है ये वही। कैपिटलिस्ट लोग हाँ ना हर चीज को बेच देना चाहते हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस हिसाब से सारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, हर चीज बिक रही है, हर चीज, तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। तो आज से पहले के लोग 4-4 5-5 बच्चे नॉर्मली पाल लेते थे, जो जॉब नहीं कर रहा है वो भी पाल लेता था, कैसे पाल लेता था सोचो। और अब क्यों नहीं पाल पा रहा है, हम्म ये सोचो। तो इन चीजों को ना समझने की जरूरत है लोगों, इंडिया के लोगों को स्पेशली। ये अपनी लाइफ की क्वालिटी सुधारना ही नहीं चाहते, अपनी इकोनॉमी सुधारना ही नहीं चाहते, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। और सिस्टम को चाहिए कि तुम बच्चे पैदा करो, सिस्टम तुम्हें कभी मना नहीं करेगा। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पहले ऐसे पोस्टर लगवाती थी, हम दो हमारे दो, ग्राम पंचायत में, और इस तरह के ना अवेयरनेस फैलाती थी कि 2 बच्चे ज्यादा नहीं करने चाहिए, निरोध का यूज करो, ऐसे ऐसे। आप देखोगे नरेंद्र, गांव वगैरह में कभी घूमने जाना, ये सब बंद हो चुका है। हाँ कोई पंचायत, कोई बिल्कुल। गांव में एक पोस्टर नहीं दिखेगा आपको। अब ये क्यों हुआ है, ये ठीक है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो एक कंट्रोवर्सी का टॉप बात हो जाएगी। बट ये आप समझो, आपके पास भी दिमाग है, सोचो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम्म ये लोग चाह रहे हैं कि आप 5-5 बच्चे पैदा करो, उन बच्चों का ये लोग क्या हम्म यूज करेंगे आपके बच्चों का? इतना दिमाग तो होना हम्म। चाहिए आप लोग। तो इस पे और मतलब हमने, हाँ हाँ, मैं मतलब और ना मतलब दिल की बात कर, अगर लोगों से हम करें, चलो ठीक है, सफरिंग वफरिंग को साइड में रखते हैं एक तरफ, फिलोसफी में नहीं घुसते हैं। भाई तुम देखो ना यार, तुम कितनी कितनी बेहतरीन, कितनी अच्छी लाइफ बिता सकते हो कि तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना तुम अभी कर रहे हो, तुम्हें लोन ले लेके नहीं जीना, मतलब हर महीने तुम इंटरेस्ट, जैसे ही तुम्हारा इंटरेस्ट कटता है तुम्हारी सैलरी से, तुम्हारा मुंह उतर जाता है। तुम्हें ये लाइफ नहीं, ये पथेटिक लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी भाई, खुद भी तो सोचो अपने बारे में। मतलब तुम बहुत बढ़िया अच्छा जीवन बिता पाओगे, घूम जब तुम्हारा मन करेगा तुम घूमने भी जा पाओगे। रही बात तुम्हारे लाइफ पार्टनर की, वो तुम रख सकते हो अपने पास, लाइफ पार्टनर रखो, अच्छे दोस्त रखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अब जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अपने बच्चों में, अपनी खुद की हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में इतना बिजी होते हैं, वो तो अपने फ्रेंड सर्कल उनका ज्यादा रहता ही नहीं है यार। देखो ना हालत, वो फ्राइडे तक तो भाई काम ही होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे अगर तुम्हारे दो बच्चे हैं तो फिर उनको भी देखना है, तुम्हारी वाइफ को भी तुम कहीं लेके जाओगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा वाइफ वाइफ रखना कोई गलत बात है, वो अलग टॉपिक में घुस जाएंगे फिर हम। पर इतना तो समझो कि तुम वो अच्छी जिंदगी नहीं बिता रहे हो भाई, तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो सकता था अगर तुम ये सिंपल डिसीजन नहीं लेते कि भाई बच्चे पैदा नहीं करने हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अगर अब इतना भी लोग समझें, अपने बारे में भी सोचें, तो भाई फिर भी काफी लोग मान जाएंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए ना लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, यू ओनली लिव वंस, है ना? ये हम्म एक ही जीवन है। अब तुम कुछ मत करो ना, रोज सुबह सुबह उठ के ना माला जाप किया करो, एक माला ले लो, खरीद लो, और आंख बंद करके शांति में बैठ के ये जपा करो, भाई एक ही जीवन है, एक ही जीवन है, एक ही जीवन है। खत्म हो जाएगा जिस दिन आपका अंत होगा, उस दिन सब खत्म हो जाएगा, उसी दिन दुनिया का अंत हो जाएगा हम्म। आपके लिए। दुनिया अंत है, कोई हाँ, दूसरा सही जन्म सही नहीं बात होगा। है। पता है, अब हाँ, ये चीज ना बहुत लोग बोलेंगे हाँ हमें पता है खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं होता, हमें पता है। बट आपको ऊपर ऊपर से पता है, आप अंदर से फील नहीं कर रहे हो इस चीज को, क्योंकि ये हमारे जीन में है गेम, ये हजारों सालों से चलता आया है। ये सब खत्म थोड़ी होगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। तू दूसरी बॉडी में जाएगा, फिर स्वर्ग नरक जन्नत जन्नुम, ये सब चलेगा, बहुत लंबा गेम है अभी तो ये ना हमारे जीन में है। तो माला जपना हाँ, पड़ेगा तुम्हें, माला जपो। माला जपोगे ना तो तुम्हारे अंदर, और जिस दिन तुमने अंदर से चीज फील कर ली ना कि भाई एक ही जीवन है, एक ही जीवन है, सच में ध्यान से सुनना मेरी बात। और उसमें हम्म भी अगर तुम 20-30 साल जी चुके हो, तो 30-35 साल ही बचे हैं तुम्हारे पास। हम्म। उसमें भी हाई एनर्जी वाले 10-15 साल बचे हैं। अब सोचो, 15-20 साल मतलब सिर्फ 20 न्यू ईयर तुम सेलिब्रेट कर सकते हो।
ओनली 20 ईयर्स। अब बताओ तुम क्या करोगे? शादी, बच्चे, ईएमआई और ये, या अपना झोला उठा के निकलो, मजे करो, थोड़ा देखो दुनिया क्या हो रहा है, या जो तुमने कभी गिटार बजाने का सोचा था जाके बजा लो, तुमने कहीं जाके कुछ डांस देखने का सोचा था, तुम्हारा फेवरेट फॉर्म ऑफ डांस वो देख लो, जाके स्कूबा डाइविंग कर लो, स्विमिंग सीख लो, क्योंकि सिर्फ 20 न्यू ईयर ही बचे हैं भाई। 21वां न्यू सही ईयर शायद बात तुम है। नहीं देख पाओगे, उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो इस चीज को प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर अंदर से ये चीज फील कर ली ना, तो ना तुम्हें इस ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें हमारे जैसे लोगों को सुनने की जरूरत पड़ेगी। तुम सब फोन वोन सब बैग में डाल दोगे, तुम निकल जाओगे भाई, भाग जाओ, कोई नहीं रोक पाएगा फिर तुम्हें। तो इसको फील करने की जरूरत है। तो लास्ट में एक ये- वो दे दो नरेंद्र, तुम अपना एक क्या कहना चाहोगे लोगों को इस पूरा एंटीनेटलिज्म या सबको समराइज करके? तो लास्ट में तो मैं देखो यही बता सकता हूँ, ऑलरेडी हमने सारी बात तो कर ली है, सफरिंग के बारे में बात कर ली है, और क्यों हमें बच्चों को पैदा नहीं करना चाहिए। देखो ये बहुत इमोशन की बात है। अगर आप गहराई में 5 मिनट भी खुद के साथ बैठ के सोचोगे ना कि यार जीवन तो बहुत दुख भरा है, मतलब इसमें किसी को लाना, फिर वो भी ये सब चीजों से गो थ्रू होगा, बहुत बहुत समस्या। और उसको पैदा नहीं कर रहा तो किसी का बुरा तो मैं कर नहीं रहा हूँ। ऊपर से अगर मैं पैदा नहीं करूंगा तो मेरी भी जिंदगी बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो तुम अगर ये 5 मिनट खुद के साथ बैठ के ऐसा बस सोचो, मैं मत बनना, ठीक है भाई कर लेना बच्चे पैदा, रोक तुम्हें हम पाएंगे भी नहीं अगर तुमने ठान ही रखा है तो। पर तुम 5-10 मिनट खुद के साथ बैठ के सोचो ना। और तुम, मैं देखा है अक्सर लोग समाज का सोचते हैं कि यार शादी नहीं की, बच्चे नहीं की तो समाज क्या बोलेगा, हमारी हमारी जो अर्जेस हैं उनको हम कैसे पूरा करेंगे। यार इतने स्वार्थी मत बनो, मतलब 20-30 साल का जीवन है, उसमें तुम अपने स्वार्थ के लिए इस जो साइकिल है, ये विशियस साइकिल जिसको मैं बोलता हूँ, इसको तुम कंटिन्यू करके चले जाओगे, मतलब फिर वही चलता रहेगा सारा दुख वुख। अपना जीवन बढ़िया बिता के तुम जा सकते हो। उसके ऊपर जिन लोगों के बच्चे हो चुके हैं, उन उनकी मैं ना अभी एक अपने चैनल पे एक वीडियो डालने वाला हूँ, ऐसी 10 स्किल्स के बारे में मैं बात करूंगा जो बहुत बेसिक स्किल्स हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल वो उस लेवल पे नहीं चल रही जिस पे चल सकते हैं। बहुत बेसिक स्किल्स है, मतलब ओके। उसमें कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, और आपको क्या थोड़ी बहुत सर्वाइवल स्किल्स, भाई आपको बेसिक कुकिंग आनी चाहिए, ये सब इनकी मैं बात करने वाला हूँ। क्या बेसिक नॉलेज, जैसे बहुत सारे लोगों को बेसिक यही नहीं पता भाई मैप पे कि भाई ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये ओशन कौन सा है, भाई दिन रात होते क्यों है ना, सीजन क्यों चेंज होते हैं। बेसिक नॉलेज, ये बहुत कुछ बदलता है आपकी आपकी जिंदगी में ना। तो अगर अमेजिंग, आपके बहुत बच्चे अच्छा हैं तो बोला। हाँ, तो मैं ऐसे ही 10 स्किल्स की बात करने वाला हूँ। अब मैं उनमें ये बात नहीं करूंगा कि जंगल में आप आग कैसे जला सकते हो ना वो सब उसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। पर बहुत बेसिक जो 10 स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनकी और लाइफ उनकी बेहतर करने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, पर आप लोगों को अवेयर कर सकते हो कि बच्चे पैदा करना कोई बहुत महान काम नहीं है, और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हो। तो लास्ट में यही है, बाकी आदित्य भाई बताएंगे, इनकी वीडियो देखते रहो। तो बताना आपको ये बातचीत कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना। और नरेंद्र के साथ जैसे मैं एक और टॉपिक सोच रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कोई किसी दूसरे टॉपिक पे तो वो सजेस्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक टॉपिक है मेरे दिमाग में जो मैं नरेंद्र के साथ दोबारा, जब भी नरेंद्र की ये होगी उनके साथ करेंगे, कि जो ये कन्वेंशनल लाइफस्टाइल होती है, शादी करना, बच्चे करना, सोसाइटी में रहना, इसे हम छोड़ने की बात करते हैं। तो अगर इसे छोड़ दें तो क्या तरीका होगा, क्या बेस्ट तरीका है, और उससे जो आपको डर लगता है कि यार ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो डरने की जरूरत है नहीं। वो स्टेप बाय स्टेप इस पे मैं एक बात करूंगा नरेंद्र के साथ, और शायद नेक्स्ट वीक में, या वो भी एक वीडियो बनाएंगे। आपका कुछ सजेशन है, सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा। नरेंद्र का एक चैनल है रेशनल टॉक, उस पर एंटी नेटलिज्म से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें की हैं नरेंद्र ने। जब मैं एंटी नेटलिज्म पे बात करता हूँ तो शायद मेरी भाषा की वजह से या मेरे बोलने के तरीके की वजह से लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, ये तो सीधे हमें हड़का रहा है, ये तो सीधे बोल रहा है कि तुम पापी हो बच्चे ये कर रहे हो। तो तुम नरेंद्र का चैनल जाके देखो, नरेंद्र ने बड़े ही सटल वे में बहुत ही सही तरीके से बात की है, बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में। और उसने बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो तुम्हारे ऊपर थोप रहा है। वो एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि आप सोचे उसके बारे में, है ना। बच्चे पैदा करना है नहीं करना है वो एक सेकंड चीज है, वो आप देख लेना भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप इस चीज को एटलीस्ट सोचो तो, समझो तो। एक अलग एक्सपेक्ट आप नहीं चाहते क्या कि कुछ एक अलग एरिया को एक्सप्लोर करो, एक अलग एरिया को सोचो थोड़ा सा आपके। तो नरेंद्र का चैनल देखना, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप और हम और भी वीडियो लेके आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना, हाइप करना, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो। ऐसी वीडियो यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि बच्चे पैदा करने से हम मना कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। बाय। बाय बाय।